Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to final term front paper video of CS202 front end development along with concepts. स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर इवेंट्स, राइट एनी टू फॉर्म ऑफ इवेंट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय जे क्यूरी। तो जे क्यूरी हमारे पास बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरी है जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। इवेंट्स हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो भी हम कोई क्लिक कर रहे हैं, पेज लोड हो रहा है, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उनको इवेंट्स बोला जाता है। और उन इवेंट्स का मकसद ये होता है कि उन चीज़ों की बेस पर हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं कि किसी बटन को जब क्लिक किया जाए तो उस बटन का कलर ब्लू हो जाए, या ये वेब पेज जब लोड हो तो ये टास्क हो जाए। तो ये बेसिकली इवेंट्स होते हैं। तो उसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है कि ऑल द डिफरेंट विजिटर्स एक्शंस, जो भी विजिटर के डिफरेंट एक्शन हैं दैट अ वेब पेज कैन रिस्पॉन्ड टू, जिनको वेब पेज रिस्पॉन्ड कर सकता है, और कॉल्ड इवेंट्स, इनको इवेंट्स बोला जाता है। एन इवेंट रिप्रेजेंट द प्रिसाइज मोमेंट व्हेन समथिंग हैपन्स, वो एग्जैक्ट वो लम्हा जहाँ पर कोई चीज़ अकर हो रही है, कुछ हैपन हो रहा है, उसको इवेंट बोला जाता है। तो इवेंट की हमने दो एग्जांपल्स देनी है। मैंने यहाँ पर लिख दी हैं तीन एग्जांपल्स। मूविंग अ माउस ओवर एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट पर माउस लेकर आना। सेलेक्टिंग अ रेडियो बटन, किसी रेडियो बटन को सिलेक्ट करना। क्लिकिंग ऑन एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट पर क्लिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लर मेथड इन जे क्यूरी, ऑल्सो राइट इट सिंटेक्स। तो ब्लर मेथड बेसिकली हमारे पास फॉर्म से रिलेटेड होता है। जब हम कोई भी टेक्स्ट फील्ड होती है किसी फॉर्म की, तो जब हम उसके ऊपर कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, तो जब हम लिखते हैं तो वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, उसके अंदर उभार आ जाता है, वो थोड़ा नुमाया हो जाता है, उसको कहते हैं फोकस। लेकिन जब हम उस फॉर्म के अंदर कुछ एंटर करने के बाद अगली चीज़ पर जाते हैं, नेक्स्ट चीज़ पर मूव करते हैं, तो जो हम पहले लिख चुके होते हैं वो थोड़ा सा ग्रेइश हो जाता है, और जो अगली चीज़ पर हम जाते हैं वो अब फोकस हो जाती है। तो जो वो ग्रेइश हो जाता है, यानी जब उससे फोकस ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर हमारे पास ब्लर मेथड यूज़ होता है। तो ब्लर मेथड अकर्स व्हेन एन एलिमेंट लूजेस फोकस, जब भी कोई एलिमेंट फोकस लूज करेगा, इसको ब्लर मेथड से किया जाएगा। इट इज़ कॉमनली यूज विद द फॉर्म इनपुट फील्ड्स, जो भी फॉर्म की इनपुट फील्ड्स होती हैं, खासतौर पर जो टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। इसका जो प्रॉपर सिंटेक्स है वो ये है कि हमने एक, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ये जो डॉलर का साइन है ये जे क्यूरी के लिए यूज़ हो रहा है, कि अब हम जे क्यूरी का इस्तेमाल करने लगे हैं। जे क्यूरी के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक इसके अंदर हमारे पास होता है सिलेक्टर, कि हमने उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर हमने कोई काम करना है, और दूसरा इसके ऊपर होता है एक्शन, यानी इस सिलेक्टर पर मैंने कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो मैं जे क्यूरी से करने के लिए क्या करता हूँ, प्रॉपर ये तरीका होता है कि मैं सिलेक्टर डॉट एक्शन लिखता हूँ। जैसे मैं इसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कॉल करता हूँ, इसी तरह मैं सिलेक्टर के एक्शन को कॉल करता हूँ। और जे क्यूरी की हेल्प से करने के लिए जो प्रॉपर इसका सिंटेक्स होता है वो हम यहाँ पर जे क्यूरी लिखते हैं, और जे क्यूरी की जगह इसको हम एक नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि है डॉलर साइन। तो शॉर्टकट में हमारे पास जो प्रॉपर एक बनता है डॉलर, उसके साथ ब्रैकेट में क्लोज पेरेंथेसिस में हमारे पास आता है सिलेक्टर डॉट एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिलेक्टर है वो सिलेक्ट करता है कि अभी हमने किस एलिमेंट के ऊपर काम करना है। यहाँ पर हम इनपुट को सिलेक्ट कर रहे हैं। डॉट ब्लर, जो हमने एक्शन परफॉर्म करना है वो है ब्लर। अब ब्लर के अंदर हमने क्या किया कि जब वो ब्लर होगा, साथ में हमने एक फंक्शन भी ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कि ब्लर तो करो और साथ में एक फंक्शन भी ऐड करो। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, फंक्शन। फंक्शन लिखकर हमने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर ली। इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो ये फंक्शन का पार्ट होंगी, और ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी ब्लर होने पर। तो जब वो ब्लर होगा तो क्या होना चाहिए, अच्छा यहाँ पर दोबारा से हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। दिस का मतलब यह है कि मैं करंट एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। दिस रेफर्स टू दी करंट एलिमेंट एड्रेस डॉट सी एस एस, यानी अब ये जो करंट एलिमेंट है उसकी सी एस एस के अंदर मैंने कोई स्टाइल चेंजेस करनी है। क्या करनी है, उस सी एस एस की जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, उसके अंदर मैंने कलर सेट करना है हैश एफ 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 एफ। तो यहाँ पर हमारे पास ये ब्लर का सिंटेक्स है कि जब भी मैं किसी जगह पर कुछ टाइप कर रहा था, कुछ एंटर कर रहा था, जब मैं अगली जगह पर जाऊँ तो जो पिछली जगह है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो डार्क हो जाए। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर सिंटेक्स है किसी भी ब्लर मेथड का। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि राइट जावास्क्रिप्ट कोड टू डिस्प्ले द गिवन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इन पी आई डी इज इक्वल टू इन्फो व्हेन द यूजर क्लिक्स द डिस्प्ले बटन। जब भी यूजर डिस्प्ले बटन पर क्लिक करे तो हमारे पास एक पी का टैग है, उसके अंदर हमने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है, नेम अली, जेंडर मेल, सिटी इस्लामाबाद। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मेरे मुताबिक वो है जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है।
अगर यहाँ पर लिखा जाए जे क्यूरी, तो जे क्यूरी के अंदर हम सिलेक्टर और एक्शन का मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट बोला जाए, जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने एक HTML के टैग को असेस करना है, तो हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। वो फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसके जरिए से हम HTML की कोई भी चीज़ को असेस कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम उसकी आईडी लिखते हैं जो कि यहाँ पर गिवन है इन्फो। ठीक है, इस तरह से हम किसी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी हमने काम करना हो, किसी एलिमेंट में जैसे यहाँ पर हमने शो करना हो, तो हम इस तरह से करते हैं। और जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी हो, तो हम पहले उस एलिमेंट को गेट किया, उससे हमारे पास एलिमेंट आ गया। अगली चीज़ जो हम यहाँ पर करेंगे वो करेंगे इनर HTML का इस्तेमाल। ठीक है, हम उसकी इनर HTML को चेंज कर देंगे कि भाई हमने कहा कि ये वाला एलिमेंट लेकर आओ। ठीक है, और उस एलिमेंट के इनर HTML के अंदर ये वाली चीज़ लिख दो। ठीक है, तो इस तरह के दो चीज़ें हैं, जो दो मेथड्स हैं, जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने अपने कोड में इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये तो एक नॉर्मल HTML में एक जगह पर लिखा हुआ है। ठीक है, p का टैग जिसकी id इज इक्वल टू इन्फो है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर ये चीज़ डिस्प्ले करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बटन टाइप इज इक्वल टू बटन। अभी हमने एक बटन बनाया है। ठीक है, एक बटन है जिसकी टाइप है बटन। नेम इज इक्वल टू डिस्प्ले, उसका जो बटन का नेम है वो डिस्प्ले है। वैल्यू इज इक्वल टू डिस्प्ले, और उस बटन के अंदर लिखा भी वैल्यू भी क्या है, उसकी डिस्प्ले लिखा हुआ है। ठीक है, बटन के अंदर। अब हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, अब ये जो डॉक्यूमेंट है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ओवरऑल HTML का एक पेज होता है वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, वो पूरा जो एक डॉक्यूमेंट होता है, और इसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं डॉम। ठीक है, DOM। ठीक है, जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंट में, वो हम डॉम के ज़रिए से असेस करते हैं। यानी एक समझ लें एक ट्री है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो ये एक डॉम का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो डॉक्यूमेंट है HTML का, इसके अंदर हमने करना है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, एक एलिमेंट लेके आओ जिसकी आईडी क्या है, इन्फो। यहाँ पर हम लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी इन्फो। तो इस एलिमेंट की आईडी है इन्फो, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर ग्रैब कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, डॉट इनर HTML, यानी इसकी जो HTML है यहाँ पर, इसके अंदर अब आपने क्या करना है, इज इक्वल टू, इसको आपने इक्वल करना है किस चीज़ के, नेम अली, जेंडर मेल, और सिटी इस्लामाबाद, जो हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट गिवन था। और हमने अगर इनके आगे स्पेसेस लिखनी है तो उसके लिए हम ये भी लिख रहे हैं टैग BR। ठीक है, जो कि हमारे पास लाइन ब्रेक ऐड कर रहा है कि अली आएगा, उसके बाद अगली लाइन में जेंडर आएगा, उसके बाद अगली लाइन में हमारे पास सिटी आएगा। तो दिस इज हाउ दिस होल कोड वर्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हम यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर हैंडआउट्स का सिंटेक्स है उसमें बटन टाइप इज इक्वल टू बटन आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बटन है, दिस इज नॉट सम इनपुट फील्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट जावास्क्रिप्ट कोड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज व्हेन यूजर मूव्स द कर्सर ऑन द डिस्प्ले बटन। अब फिर हमने एक बटन बनाना है, और जब जो यूजर है उसके ऊपर जब कर्सर लेकर आए, ठीक है, तो हमने बैकग्राउंड कलर जो है पेज का वो चेंज करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, दोबारा हमने एक बटन बनाया, वैल्यू इज इक्वल टू डिस्प्ले, उसके अंदर एक वैल्यू लिखी हुई है जो कि डिस्प्ले है। ठीक है, इस बटन का हम नेम भी लिख देते हैं, दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग टू राइट। ठीक है, नेम भी मैं हम यहाँ पर डिस्प्ले लिख देते हैं। ठीक है, तो नेम इसका हमारे पास आ गया है डिस्प्ले। और उसके बाद ऑन माउस ओवर, जब इसके ऊपर माउस आएगा तो आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट जो अभी हमारे पास पूरा HTML का है उसकी बॉडी को सेस करो, उस बॉडी के स्टाइल में बैकग्राउंड कलर जो है उसको आपने क्या करना है, चेंज कर देना है। अब यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली अगर मेंशन किया हो कि आपने ग्रीन करना है तो आप यहाँ पर ग्रीन लिख देंगे, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये कोड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास डॉक्यूमेंट जो पूरा हमने कॉल किया इज इक्वल टू ग्रीन, इसके आगे हमारे पास सेमीकोलन आ गया है। ठीक है, और जैसे हमारे पास यहाँ पर सेमीकोलन आया था, और ये जो हमारे पास ऑन माउस ओवर के इक्वल ये वाला जो हमारे पास शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, हमने ओपन किया था, इसको अब हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी जैसे हमने ऑन क्लिक पर इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, कोटेशन मार्क को, यहाँ पर हम इसको क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास टैग क्लोज हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये कोड है जो कि डिस्प्ले बटन के अगर ऊपर मैं माउस लेके आऊँगा तो मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट आपने फोकस करना है, अगर जे क्यूरी लिखा होगा तो फिर हमारे पास जो कोड होगा वो चेंज होगा। उसके बाद है
डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनर विड्थ एंड आउटर विड्थ। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशंस में हमारे पास विड्थ होती है, इनर विड्थ होती है और आउटर विड्थ होती है। विड्थ हमारे पास सिंपल एक एलिमेंट की विड्थ होती है। जो इनर विड्थ होती है हमारे पास वो होती है विड्थ ऑफ एलिमेंट इंक्लूडिंग पैडिंग, यानी उसके अंदर पैडिंग को हम इंक्लूड कर देते हैं। पैडिंग क्या चीज़ होती है मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है, और लेट मी चेंज द कलर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये मैंने एक एलिमेंट बनाया है। ठीक है, अब इस एलिमेंट के अंदर मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस इज एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा एलिमेंट है उसके बाहर ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो मेरा एक HTML का वेब पेज है। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास एक टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट, ये मेरे पास इस टेक्स्ट की जो विड्थ है ये एक एलिमेंट की नॉर्मल विड्थ है। ठीक है, इसके बाद जो मैंने इसके अंदर ये साइड पर जगह डाली हुई है ये इसकी पैडिंग है। पैडिंग से मुराद ये कि मैंने इसके अंदर कितनी रुई भरी हुई है इसके साइडों पर। ठीक है, और इस एलिमेंट से लेकर बाहर जो पेज है वहां तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसका बॉर्डर है या इसको मार्जिन कह सकते हैं, ये इसका मार्जिन है। ठीक है, बॉर्डर नहीं कह सकते, ये इसका मार्जिन है। ठीक है, और ये जो हमारे पास लाइन है जो बनी हुई है पैडिंग के बाहर और मार्जिन के अंदर एक लाइन बनी हुई है, ये इसका बॉर्डर है एलिमेंट का। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये एलिमेंट है, इसकी विड्थ, ये पैडिंग है जो इसके बाहर स्पेस है, ये जो लाइन बनी हुई है बॉक्स ये इसका बॉर्डर है, और बॉर्डर के बाहर जो हमारे पास स्पेस बचती है वो क्या है, मार्जिन है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है, जो नॉर्मल विड्थ होती है वो एलिमेंट की विड्थ होती है, जो इनर विड्थ होती है वो पैडिंग इंक्लूड करके होती है, और जो आउटर विड्थ होती है उसके अंदर हम पैडिंग और बॉर्डर दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं। मार्जिन हम किसी में भी इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद है एक्सप्लेन द चिल्ड्रन एंड फाइंड एलिमेंट्स ऑफ जे क्यूरी। जे क्यूरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक ट्री की तरह अगर हम देखें तो अगर हम ऊपर की तरफ जाना चाहें तो हम पेरेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम नीचे की तरफ जाना चाहें तो हम चिल्ड्रन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो चिल्ड्रन होता है हमारे पास और फाइंड, ये हमारे पास नीचे जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हम चिल्ड्रन करेंगे तो हमारे पास हम सिर्फ एक स्टेप नीचे जाएंगे, ठीक है, वन लेवल डाउन। रिटर्न्स ओनली द डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट है, ठीक है, उसका मेरे पास डायरेक्ट चिल्ड्रन आएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका प्रॉपर देखता हूँ कि मेरे पास सबसे पहले मैंने जे क्यूरी का लिखा, उसके अंदर ब्रैकेट्स में मैंने लिखा, ठीक है, एलिमेंट, कि अभी मेरे पास जो एलिमेंट है, ठीक है, ये प्रॉपर अगर मैं इसका नाम दूँ तो ये सिलेक्टर है, मैंने किसी एलिमेंट को सिलेक्ट किया, और डॉट जब मैं लिखूंगा यहाँ पर चिल्ड्रन तो क्या होगा, मेरे पास उस एलिमेंट के चिल्ड्रन रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के चिल्ड्रन को रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं ये लिखूंगा तो मेरे पास सिर्फ नेक्स्ट एलिमेंट वन लेवल डाउन रिटर्न होगा। अगर मैं कहता हूँ फाइंड, फाइंड मेथड रिटर्न्स डिसेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट ऑल द वे डाउन टू द लास्ट डिसेंडेंट, ये नीचे जितने भी इसके एलिमेंट्स होंगे ना, इसके नीचे जितने भी चाइल्ड का चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड, वो तमाम यहाँ पर फाइंड में रिटर्न हो जाएंगे। इट ट्रेवर्सेस ऑल लेवल्स डाउन द डॉम ट्री, जो भी हमारे पास डॉम का ट्री है, जो मैंने आपको डॉम का कॉन्सेप्ट समझाया है, उसके अंदर तमाम उसके रूट तक, रूट से लेके लीफ तक जाएगा, ऑल लेवल्स डाउन द डॉम ट्री। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमारे पास एक कोड गिवन है, ठीक है, हमने इसका आउटपुट बताना है। तो कोड हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट HTML, ठीक है, ये हमारे पास HTML का डॉक्यूमेंट है, डॉक टाइप। उसके बाद है HTML का टैग जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा एंड तक जाएगा। फिर हेड है, हेड में अभी हमने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया हुआ, हेड में हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर सकते हैं, मेटा इन्फॉर्मेशन, करेक्टर सेट, इस तरह की चीज़ें, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। फिर हमारे पास बॉडी है, बॉडी में हमने एक P का टैग इंक्लूड किया है जिसकी ID हमने रखी है डेमो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट किस लिए यूज़ हो रहा है, जब हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। यहाँ तक हमारे पास जो सारी चीज़ थी ना, ये था HTML, ठीक है। अब इस HTML के अंदर हमने कोई चीज़ रन करनी है, कोई कोड रन करना है, कोई लूप चलाना है, कोई फंक्शन चलाना है, तो हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट का टैग रखते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर हमने लिखा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट / जावास्क्रिप्ट, ठीक है, यानी हम इसको बता रहे हैं कि हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं। और उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट जो कि एम्प्टी है, और एक फॉर लूप है, फॉर i इज इक्वल टू 4, यानी i हमारा 4 से स्टार्ट होगा, i इज लेस देन 8, जब तक i 8 से छोटा है i प्लस प्लस i इंक्रीज करते रहो। इफ i इज इक्वल टू 3, अगर i 3 के इक्वल है तो आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू क्या करेगा, उसको स्किप करेगा। फिर हमारे पास है टेक्स्ट इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस br, और अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास टेक्स्ट एम्प्टी था उसके अंदर आपने क्या चीज़ ऐड करनी है, कंकैटिनेट करनी है उसके साथ i मल्टीप्लाई बाई 3, यानी जो भी आइटरेशन है उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर ऐड करना है, और साथ में एक लाइन ब्रेक ऐड करनी है।
ये हमारे पास कोड रन होगा। कोड रन होने के बाद हमने क्या किया, ये हमारा सारा जो टेक्स्ट है ये एंड पर जो भी बन चुका है, हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, यानी हमारे पास जो ये एक एलिमेंट था यहाँ पर डेमो वाला, अभी हमने इसको गेट किया और इसके इनर एचटीएमएल के अंदर हमने टेक्स्ट डाल दिया। जो भी हमने चीज़ यहाँ पर अभी कैलकुलेट की है टेक्स्ट में, वो हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। जो हमारे पास यहाँ पर पी का टैग है, यहाँ पर ये चीज़ ये टेक्स्ट जो है ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट टैग एंड हो रहा है, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट एंड हो गई है और हमारे पास HTML का टैग भी एंड हो रहा है। अब हमने इसकी आउटपुट देखनी है कोड की। बाकी चीज़ें तो हमारी तमाम हमें समझ आ गई हैं कि इस कोड में क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट के अंदर चीज़ एंड पर आएगी वो इस पी के टैग में शो हो जाएगी हमें। अभी हमने क्या करना है, इस कोड को एवेल्युएट करना है कि यहाँ पर बेसिकली वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो कोड हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसको हमने एवेल्युएट करना है और ये इस जगह तक आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं कोड को कि हमारा कोड इस जगह से शुरू होगा, ठीक है, और इस जगह तक हमारे पास ये कोड आएगा। अब हमने सबसे पहले टेक्स्ट बनाना है, ठीक है। जो हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास जो टेक्स्ट है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग है यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद होगा फॉर i इज इक्वल टू 4, आई की वैल्यू 4 आएगी। अब i इज इक्वल टू 3 कंटिन्यू, आई तो 3 के इक्वल नहीं है तो ये कंटिन्यू यानी स्किप नहीं होगा। ये 4 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 है 12 के इक्वल, तो हम यहाँ पर 12 ऐड कर देंगे और साथ में हमारे पास एक लाइन ब्रेक ऐड हो जाएगी। लाइन ब्रेक से मुराद ये कि मैं अगली लाइन में आ जाऊँगा, ठीक है। अगली लाइन में आने के बाद मेरे पास क्या होगा, अगली लाइन में i की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाऊंगा, i की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मेरे पास आ जाएगा जो कि है 15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास i की आइट्रेशन आएगी जो कि 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, तो यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट जो होगा वो आ जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पर मैं 18 लिख देता हूँ नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद मेरे पास i की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 21 आ गया। अब मेरे पास नेक्स्ट i की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगा तो वो हो जाएगी मेरे पास 8, लेकिन 8 लेस देन 8 तक हमने लूप चलाना था, 8 के लिए हम लूप नहीं चलाएंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी 12 15 18 एंड 21। तो यहाँ पर हमारे पास 12 15 18 एंड 21 आउटपुट आ चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने समझना है कि अगर हमारे पास ये i इज इक्वल टू 3 के बजाय यहाँ पर लिखा हो i इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर अगर i इज इक्वल टू 6 लिखा होगा तो जब i की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर 6 होगी तो हम कंटिन्यू करके नेक्स्ट आइट्रेशन पर ले जाएंगे, इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और हमारे पास जो 18 है वो यहाँ पर नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। ये 18 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस 18 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं अगर हमारे पास i इज इक्वल टू 6 कंटिन्यू है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर i इज इक्वल टू 3 कंटिन्यू लिखा हुआ है और पुराना ही कोड है, लेकिन एक और लाइन यहाँ पर ऐड हो जाती है कि इफ i इज इक्वल टू 5 ब्रेक, यानी जैसे ही i 5 के इक्वल हो आपने ब्रेक कर देना है। तो तब हमारी जो आउटपुट क्या होगी कि i सिर्फ 4 के लिए चलेगा, जैसे ही i 5 पे आएगा तो सिर्फ नेक्स्ट आइट्रेशन पे स्किप करने के बजाय पूरे का पूरा लूप वो खत्म कर देगा और हमारे पास ये कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। इसके बाद ब्रेक का मतलब है कि यहाँ पर लूप को खत्म कर दो। तो ये हमारे पास कंटिन्यू और ब्रेक दो स्टेटमेंट आपसे आउटपुट में चेक होंगी और उसके अलावा जो लूप है, लूप की आउटपुट भी आपसे स्टेटमेंट में चेक होगी। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफाइन और डिस्क्राइब द फॉलोइंग jQuery इवेंट मेथड। jQuery के डिफरेंट इवेंट मेथड्स गिवन है, आपने बताने कि ये क्या करते हैं। बाइंड क्या करता है, अटैच वन और मोर इवेंट हैंडलर्स टू द सिलेक्टेड एलिमेंट। जो भी हमारे पास सिलेक्टेड एलिमेंट है उसके साथ ये इवेंट हैंडलर्स को अटैच करता है, वन और मोर, ठीक है। और हम इसकी जगह एक और भी यूज़ करते हैं जो कि ऑन है, ठीक है। ऑन भी हमारे पास जब हमने एक से ज़्यादा इवेंट हैंडलर्स को अटैच करना हो तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फिर है डाई, रिमूव इवेंट हैंडलर्स अटैच विद द लाइव मेथड। जो भी लाइव मेथड के साथ हमारे पास हैंडलर्स अटैच हैं उनको डाई रिमूव कर देगा। फिर है ब्लर, अकर्स व्हेन एलिमेंट लूजेस फोकस। जो भी हमारे पास एलिमेंट फोकस लूज करेगा वो ब्लर हमारे पास इसके लिए यूज होता है। फिर है डेलीगेट, अटैचेस वन और मोर इवेंट हैंडलर्स टू द करंट और फ्यूचर चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। जो भी हमारे पास सिलेक्टेड एलिमेंट है इसके जो करंट चाइल्ड हैं या बाद में जो भी चाइल्ड आएंगे तो उस इस करंट एलिमेंट के ऊपर जो भी आपने हैंडल लगाए हुए हैं वो उनके चाइल्ड पर भी लगा दो। इसके लिए हमारे पास डेलीगेट होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई काम होता है, हम कहते हैं इस काम को डेलीगेट कर दो, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो सब ऑर्डिनेट्स या हमारे जूनियर्स होते हैं उनको अंदर वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो करंट एलिमेंट है वो अपना काम अपने चाइल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है विद द हेल्प ऑफ डेलीगेट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि राइट एनी 4 वेज टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी इन CSS3। बैकग्राउंड की साइज प्रॉपर्टी हमने स्पेसिफाई करनी है
चार तरीकों से। तो हमारे पास एक तो हम पिक्सल की मदद से कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज 12 पिक्सल, एक हम परसेंटेज के लिहाज से कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज 20%, या हम कवर से कर सकते हैं, या हम कंटेन से कर सकते हैं। तो ये चार हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं कि हमने बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर दिया है, साइज से, परसेंटेज से, कवर से, कंटेन से। कवर से क्या होगा कि पूरी स्क्रीन पर कवर हो जाएगी। कंटेन से क्या होगा कि मैक्सिमम जितना मेरा साइज हो सकता था ना, मतलब वो पूरी स्क्रीन को कवर नहीं करेगी, लेकिन जितनी वो मैक्सिमम स्ट्रेच होकर स्क्रीन के अंदर आ सकती थी, फॉर एग्जांपल इस जगह से स्ट्रेच होकर यहाँ तक आती है तो बाकी जगह बच जाती है, तो वो है हमारे पास कंटेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है jQuery हैज सेवरल मेथड्स फॉर CSS मैनिपुलेशन, राइट द नेम्स ऑफ 4 मेथड्स एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एनी 2। हमने क्या करना है कि जो jQuery के CSS मैनिपुलेशन के मेथड्स हैं उनके तमाम के नेम लिखने हैं। तो हमारे पास क्या है, ऐड क्लास है, ठीक है, क्लास ऐड करने के लिए यूज़ होता है ये हमारे पास। फिर एक रिमूव क्लास है, ये रिमूव क्लास करने के लिए होता है। एक टॉगल क्लास है, टॉगल क्लास करने के लिए होता है। एक CSS है जो CSS की स्टाइलिंग, बैकग्राउंड हो गया, टेक्स्ट हो गया, कलर हो गया, इस तरह की चीज़ें चेंज करने के लिए होता है। अब हमने दो के इनमें से मकसद भी बताने हैं। ऐड क्लास क्या होगा, ऐड वन और मोर CSS क्लासेस टू द सिलेक्टेड एलिमेंट। जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट है उसके अंदर आपने कोई क्लास ऐड करनी है तो उसके लिए ऐड क्लास है। उसके अंदर से आपने कोई क्लास रिमूव करनी है उसके लिए रिमूव क्लास है। अगर उसके अंदर पहले क्लास ऐड है आपने रिमूव करनी है, या पहले रिमूव है आपने ऐड करनी है, तो उसके लिए टॉगल क्लास है। यानी जो भी पहली सिचुएशन है उससे उल्टा कर दो, इसके लिए हम टॉगल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 ग्लोबल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस दैट कन्वर्ट नंबर इनटू स्ट्रिंग। नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 फिक्स्ड यूज होता है, ठीक है, कि हमने किसी स्पेसिफिक डेसिमल प्लेसेस तक कोई वैल्यू लेनी है। 2 स्ट्रिंग यूज होता है जो नंबर को स्ट्रिंग में चेंज करता है, यानी नॉर्मल टेक्स्ट में। 2 प्रिसीजन यूज होता है हमारे पास कि अगर हमने किसी नंबर को स्पेसिफिक लेंथ तक प्रिंट करना है, टेक्स्ट में चेंज करना है। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं, आपने याद रखने हैं नंबर से स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है, राइट एनी 3 ग्लोबल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस दैट कन्वर्ट वेरिएबल्स इनटू टेक्स्ट। वेरिएबल्स को अगर हमने टेक्स्ट में चेंज करना हो डिफरेंट, तो हमारे पास स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग है, 2 लोकल स्ट्रिंग है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला जो हमारे पास है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स हैं, उनको हमने टेक्स्ट में चेंज करना है, तो उसके लिए स्ट्रिंग यूज़ होता है। स्ट्रिंग से हम टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं, या 2 स्ट्रिंग यूज़ होता है, या 2 लोकल स्ट्रिंग भी यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास राइट एनी 3 ग्लोबल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस दैट कन्वर्ट वेरिएबल्स इनटू नंबर्स। जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको नंबर में चेंज करना है हमने। कोई से 3 हमने फंक्शन बताने हैं। एक हमारे पास नंबर है, नंबर में चेंज करने के लिए। एक हमारे पास है पार्स इंट, यानी जो भी स्ट्रिंग है उसको पार्स करो और उसको इंट में चेंज कर दो। और एक हमारे पास है पार्स फ्लोट, यानी जो भी नंबर है उसको पार्सिंग करो। पार्सिंग का मतलब उस पर पूरा चलो आइटरेट करो और उसको फ्लोट में चेंज कर दो। तो ये 3 हमारे पास जो मेथड्स हैं ये किसी भी वेरिएबल को नंबर में चेंज करने के इस्तेमाल में आते हैं। राइट a CSS property, transition property and its value to change the height smoothly over 4 seconds। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में ही इसका आंसर है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, तो हम लिखेंगे ट्रांजिशन, साथ में कॉलन हमने लिखा। चेंज करनी है हाइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट, और कितनी देर में चेंज करनी है 4 सेकंड्स में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4s, ठीक है। ये हमारे पास इसका सिंटेक्स होगा। नेक्स्ट है, assume an array named of friends containing several objects, write a code line to update the first element to यासिर। अब हमारे पास एक रे है फ्रेंड्स, उसके हमने फर्स्ट एलिमेंट को एसेस करना है, तो हम 0 इंडेक्स से एसेस करते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा फ्रेंड्स और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया 0, तो ये इसका फर्स्ट एलिमेंट एसेस करेगा। और हम उसको चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहे हैं यूज इक्वल, और यहाँ पर हमने लिख दिया स्ट्रिंग यासिर। तो इस तरह से हम रे के फर्स्ट एलिमेंट को यासिर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाई CSS प्रॉपर्टी टू अ div एलिमेंट। और प्रॉपर्टी आपको दी जा सकती है कि बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, कुछ भी कर दो। तो किसी भी एलिमेंट पर आपने CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो आप उस एलिमेंट का नाम लिखते हैं div, साथ में आप कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के साथ आप बीच में जो भी CSS की प्रॉपर्टी है आप वो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर है बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। तो जो भी आपके पास CSS प्रॉपर्टी गिवन होगी आपने इस तरह से पेपर में लिख देनी है, ठीक है। कलर है, बॉर्डर है, मार्जिन है, पैडिंग है, जो भी आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल सिंटेक्स इज दिस। फिर है राइट अ सिंगल लाइन ऑफ CSS कोड फॉर बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी विद। अच्छा, बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी के लिए हमने सिंगल लाइन लिखनी है CSS कोड की, जिसके अंदर 15 पिक्सल उसका हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है, 8 पिक्सल उसकी वर्टिकल ऑफसेट है, 5 पिक्सल ब्लर रेडियस है, यानी कितना वो ब्लर होना चाहिए, और ग्रे उसका कलर है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं, हमने एक सिंगल लाइन का CSS कोड लिखना है। तो उसके लिए हमारे पास बॉक्स शेडो, ठीक है, जो हमने बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉक्स शेडो, कॉलन लिखेंगे 15 पिक्सल जो कि उसका हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है, वर्टिकल ऑफसेट आ जाएगा, फिर उसकी ब्लर की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हमारे पास आ जाएगा ग्रे, ठीक है। तो इस तरह से हम बॉक्स शेडो को सिंगल लाइन में तमाम प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। तो आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि पहले वाला हमारे पास किस चीज़ के लिए है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट,
नेक्स्ट हमारे पास वर्टिकल ऑफसेट के लिए है, और फिर तीसरा हमारे पास ब्लर के लिए। अगर हमने ब्लर को इंक्लूड नहीं करना तो हम इसको जस्ट यहाँ से रिमूव कर दें। अगर इसको रिमूव करने के बाद हमारे पास तीन चीज़ें रह जाएंगी, 15 पिक्सल्स, 8 पिक्सल्स और ग्रे। ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है और वर्टिकल ऑफसेट है ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि गिवन HTML एलिमेंट्स विद अ क्लास एंड एन आईडी, राइट jQuery कोड टू सेलेक्ट देम यूजिंग द क्लास सेलेक्टर एंड द आईडी सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर के लिए हम डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, आईडी सेलेक्टर के लिए हम हैश का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास jQuery का उसी तरह डॉलर साइन आ गया, और सेलेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क में हम डॉट क्लास नेम लिखेंगे क्लास के लिए, और हैश आईडी नेम लिखेंगे किसी भी आईडी को असेस करने के लिए। तो एग्जाम्पल में हमारे पास अगर नेम गिवन है तो हम डॉट माई क्लास लिख सकते हैं या हैश माई आईडी लिख सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी असेस द डिफरेंट क्लासेस एंड आईडीज विद द हेल्प ऑफ jQuery। नेक्स्ट हमारे पास है कि 5 सिनेरियोज वर गिवन, 5 सिनेरियो गिवन थे। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट jQuery मेथड फॉर ईच सिनेरियो। हर सिनेरियो के लिहाज से हमने jQuery का मेथड बताना है कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो सिनेरियोज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने डिफरेंट सिनेरियोज के लिहाज से मेथड्स लिख दिए हैं। आपने फिर पेपर में इनमें से जो भी सिनेरियो होगा इससे मिलता जुलता, उसका आपने यहाँ पर मेथड लिखना है। तो किसी एलिमेंट को हाइड करने के लिए हम हाइड यूज़ करते हैं, किसी एलिमेंट को शो करने के लिए हम शो यूज़ करते हैं, विजिबिलिटी टॉगल करने के लिए हम टॉगल यूज़ करते हैं, फेड करने के लिए हम फेड इन या फेड आउट करते हैं। ठीक है, अगर वो पहले विजिबल था, अगर आपने उसको फिर फेड करना है तो हम क्या करेंगे, फेड आउट। और अगर वो हिडन था, अब आपने उसको शो करना है तो आप करेंगे फेड इन। फिर स्लाइड एन एलिमेंट, स्लाइड डाउन से वो अपीयर हो जाएगा। स्लाइड डाउन से मुराद ये कि यहाँ से शुरू होगा और ऐसे पूरा आना शुरू हो जाएगा, स्लाइड करेगा एक पर्दे की तरह। स्लाइड अप से वो हाइड हो जाएगा। ऐड CSS क्लास, कोई क्लास ऐड करनी तो ऐड क्लास है, रिमूव करनी है रिमूव क्लास है, टॉगल करनी है टॉगल क्लास है। HTML एलिमेंट को चेंज करना है तो HTML है, टेक्स्ट को चेंज करना है तो टेक्स्ट है, और CSS को अगर हमने सेट करना है तो CSS। तो डिफरेंट jQuery के मेथड्स हैं, आपसे जो भी पेपर में पूछा जाए आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट गिवन है SVG और कैनवस की। ठीक है, तो SVG और कैनवस की आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कौन सा हमारे पास रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है, कौन सा नहीं है, किसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, किसके अंदर क्या यूज़ होता है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं ट्रू फॉल्स के लिहाज से। मैंने तमाम इनकी ट्रू स्टेटमेंट्स ही लिखी हैं। बेसिकली इनकी जो हैंडआउट्स के लिहाज से स्टेटमेंट है वो लिख दी है, और वो तमाम ट्रू ही थी। एक तो ये कि SVG जो होता है ना, ये XML बेस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद कैनवस इज़ रेजोल्यूशन डिपेंडेंट, और SVG होता है जो रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है। यानी कैनवस हमारे पास रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है, जबकि SVG नहीं करता। कैनवस ग्राफिक्स आर ड्रॉन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। कैनवस में जो हमने काम करना होता है, सारा जो भी ड्रॉ करना होता है वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं, जबकि SVG एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ डॉम। जो SVG के एलिमेंट्स होते हैं ये डॉम का हिस्सा होते हैं। कैनवस ग्राफिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ द डॉम। जो हमारे पास डॉम है पूरा एक हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का, उसमें SVG उसका पार्ट होता है, लेकिन कैनवस उसका पार्ट नहीं होता। SVG इज बेटर फॉर ग्राफिक्स विद फ्यूअर ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास कुछ कम ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने उनके लिए ग्राफिक्स करनी है तो SVG बेटर है, और कैनवस इज बेटर फॉर गेम्स एंड पिक्सल बेस्ड ग्राफिक। अगर आपके पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स करनी है कि एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे इस पिक्सल पे जाके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, या आपने गेम्स करनी है तो उसके लिए हमारे पास कैनवस यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, पेपर में जो भी स्टेटमेंट आपने ट्रू फॉल्स करनी होंगी इस लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कंपेयरिंग एक्सेल स्कीमा एंड DTD। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है और XML का स्कीमा है। हमने इसके लिहाज से बताना है कि ट्रू कौन सी और फॉल्स कौन सी है। तो XML स्कीमा जो होता है ये XML सिंटैक्स में लिखा जाता है, जबकि DTD XML सिंटैक्स में नहीं लिखा जाता। यानी XML स्कीमा जो हमारे पास एक मेटा डाटा टाइप समझ लें, एक चीज़ है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बता रहा है XML के बारे में, तो वो हम XML के सिंटैक्स में ही लिखते हैं। जबकि जो DTD होता है ये हम XML के सिंटैक्स में नहीं लिखते। XML जो स्कीमा होता है ये डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, जबकि DTD जो होता है इसके अंदर लिमिटेड सपोर्ट होती है फॉर दी डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये बातें आपने थोड़ी सी याद रखनी है। इसके अलावा हम हैंडआउट से भी इसके बाद इसको रीड कर लेंगे। XML स्कीमा इज मोर पावरफुल देन DTD। जो हमारे पास XML स्कीमा है ये ज़्यादा पावरफुल है DTD की निस्बत। और XML स्कीमा सपोर्ट्स नेम स्पेसिस। जो हमारे पास नेम स्पेसिस हैं उनको XML स्कीमा सपोर्ट करते हैं। नेम स्पेसिस से मुराद क्या चीज़ है ये हम बाद में भी देखेंगे। उसके बाद है कि XML और जेसन को भी हमने कंपेयर करना है। ठीक है, जेसन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। हमारे पास XML क्या होता है, हमारे पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। इनको अभी हमने कंपेयर करना है। तो XML जो होता है ये टैग्स यूज़ करता है। जेसन जो होता है ये स्टोर करता है डाटा इन की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, यानी ये टैग्स की फॉर्म में स्टोर करेगा, और ये उसी तरह स्टोर करेगा जैसे हम ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नोटेशन है तो ये की वैल्यू पेयर में स्टोर करेगा।
जेसन जो होता है ये लेस वर्बस होता है, यानी इसके अंदर इतनी ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखी होती, कम वर्ड्स में हम इसके अंदर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करता है क्योंकि इसके अंदर टैग्स हैं, तो टैग्स के लिहाज से जो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, आईडी, उनको ये एक्सएमएल सपोर्ट करता है। जेसन इज ईजियर टू पास देन एक्सएमएल, जेसन को पार्स करना बहुत ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू एक्सएमएल, एक्सएमएल को पास करना मुश्किल है। एक्सएमएल इज सेल्फ डिस्क्रिप्टिव, जो एक्सएमएल है इसके अंदर प्रॉपरली रूट्स, पेरेंट्स, चाइल्ड, टैग सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं, तो ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको देखने से पता चल जाता है कि ये एक्सएमएल क्या कहना चाह रहा है। जेसन इज लाइट वेट, जेसन जो होता है इसके अंदर कम इन्फॉर्मेशन होती है, कम वर्बस होता है और ये लाइट वेट होता है, इसका ज़्यादा मतलब इसके अंदर ज़्यादा हैवी डाटा नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है कि डेफिनेशन ऑफ एक्सएमएल पर हमारे पास डिफरेंट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल ट्रू है। एक्सएमएल इज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा, ये किस लिए बेसिकली इसका मकसद होता है कि जो भी हमने डाटा जो हमारे पास है उसको स्टोर करना है और ट्रांसपोर्ट करना है। एक्सएमएल टैग्स आर प्री डिफाइंड, इसके जो टैग्स होते हैं ये प्री डिफाइंड होते हैं। एक्सएमएल इज केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, यानी आपने अगर एक जगह कैपिटल लिख दिया है तो दूसरी जगह भी कैपिटल लिखें, एक जगह स्मॉल लिखा है, टैग को ओपन करते हुए अगर आपने स्मॉल ओपन किया है कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैंने एक टैब को ओपन किया, ठीक है, और उस टैग में मैंने लिख दिया इमेज, ठीक है, तो जब मैंने क्लोज करना है तो मैं उसको इस तरह से नहीं लिख सकता, ठीक है, ये केस सेंसिटिव होती है जो हमारे पास एक्सएमएल होती है। उसके बाद एक्सएमएल अलाउज यूजर टू डिफाइन देयर ओन टैग्स, जो यूजर हैं अपने टैग्स बता सकते हैं, यानी ये एचटीएमएल की तरह नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क है और रैम है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, कि मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, और लैपटॉप के पास अंदर मेरे पास एक रैम है, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास उसके अंदर एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसके अंदर टैग्स बना सकता हूँ और फिर इसी तरह इनको क्लोज करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हार्ड डिस्क मैंने क्लोज किया यहाँ पर कि मेरे पास हार्ड डिस्क है जो कि मेरे पास लैपटॉप के अंदर है और मेरे पास रैम जो है वो भी लैपटॉप के अंदर है, ठीक है। हार्ड डिस्क को मैंने क्लोज किया, अब हार्ड डिस्क जो है वो रैम का पार्ट बन चुका है, ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है, कि मैं रैम को, अब यहाँ पर देखें रैम पेरेंट बन चुका है क्योंकि रैम के अंदर हार्ड डिस्क इंक्लूड हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पर रैम के साथ रैम को क्लोज करना चाहिए ताकि रैम अलग से एक चीज़ बने और हार्ड डिस्क एक अलग से चीज़ बने, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब ये हमारे पास एक हार्ड डिस्क अलग से चीज़ बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं रैम को क्लोज कर दूं तो मेरे पास एक रैम अलग से चीज़ बन चुकी है और ये दोनों चीज़ें किस चीज़ का पार्ट हैं, ये दोनों चीज़ें मेरे पास एक लैपटॉप का पार्ट है। तो इस तरह से मैं एक्सएमएल के अंदर अपनी मर्जी के यूज़र डिफाइंड टैग्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जबकि एचटीएमएल में ऐसा नहीं है। एचटीएमएल में वही हेड, बॉडी, हेडिंग और इस तरह की हम चीज़ें, एच टैग, पी टैग, इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अपनी मर्जी के पेरेंट चाइल्ड या एक चीज़ है उस पर कौन सी चीज़ें कंपोज कर रही हैं, इस तरह की चीज़ें हम उसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं एक्सएमएल के लिहाज से जो आपने याद रखनी है फॉर दी ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन रिलेटेड टू डीटीडी। डीटीडी से भी रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। डीटीडी से बनता क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। डीटीडी डिफाइंस द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, जो भी हमारे पास एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है उसका लीगल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है डीटीडी। डीटीडी इज रिटन इन एक्सएमएल सिंटेक्स, इसको एक्सएमएल के सिंटेक्स में लिखा जाता है और ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। अच्छा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जो हमारे पास एक्सएमएल स्कीमा होता है ना, एक्सएमएल स्कीमा को हम एक्सएमएल के सिंटेक्स में लिखते हैं जबकि डीटीडी को हम एक्सएमएल के सिंटेक्स में नहीं लिखते, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रेस्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है दैट इज दोज आर रिलेटेड टू डीटीडी। नेक्स्ट हमारे पास है अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन रिलेटेड टू डॉम। अच्छा, ये ट्रू फॉल्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको तमाम चीज़ों के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और उसके लिहाज से आप फिर ट्रू फॉल्स मार्क कर सकते हैं। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम रिप्रेजेंट करता है एक्सएमएल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को एज अ ट्री, जैसे हमने पहले देखा, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है और एज अ ट्री उसको बता रहा होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एचटीएमएल का टैग है तो उसके जो चाइल्ड हैं उसमें हमारे पास हेड का टैग है और बॉडी का टैग है, फिर बॉडी में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं वो उसके चाइल्ड बन जाती हैं। इस तरह से हमारे पास एक ट्री की फॉर्म में हम डॉक्यूमेंट को देख रहे होते हैं। एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज अ नोड इन द डॉम, हर एलिमेंट एक नोड के तौर पर रिप्रेजेंट होगा। जावास्क्रिप्ट कैन असेस एंड मॉडिफाई द डॉम, जावास्क्रिप्ट जो होता है ये डॉम को असेस और मॉडिफाई कर सकता है। यानी अभी हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास एक पी का टैग है, जब हमने उसके अंदर कोई चीज़ लिखनी है तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल करके उसके अंदर चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ये मॉडिफाई और असेस कर सकता है डॉम को, जो भी एचटीएमएल का हमारे पास ट्री होता है डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द एक्सएमएल कोड दैट डिफाइंस एन एलिमेंट नेम्स एज स्टेटस। हमने एक ऐसा एक्सएमएल को कोड लिखना है जो डिफाइन करे एलिमेंट नेम को एज अ स्टेटस। तो ये स्टेटस वाला मैंने एक्जैक्टली बाद में क्वेश्चन ऐड किया है
यहाँ पर मैं आपको जनरल सिंटेक्स बता देता हूँ कि हमारे पास जो भी XML का नॉर्मल हमने लिखना होता है तो हम रूट लिखते हैं, रूट के आगे चाइल्ड, फिर उसके सब चाइल्ड होते हैं बीच में, फिर चाइल्ड होता है और फिर रूट होता है। और यहाँ पर मल्टीपल चाइल्ड भी आ सकते हैं, जैसे अभी हमने लैपटॉप और उसके अंदर रैम और हार्ड डिस्क की एग्जाम्पल देखी थी। इस तरह आपके पास कोई भी आ सकता है कि हमारे पास एक XML का कोड लिखें जिसके अंदर प्रोडक्ट एलिमेंट है, उसके अंदर नेम, ID और प्राइस है। तो यहाँ पर अगर आप देखें प्रोडक्ट है, उसके अंदर हमारे पास नेम है, ID है और प्राइस है, ठीक है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 पेरेंट एलिमेंट एंड 3 चाइल्ड एलिमेंट्स लिखने हैं, तो ये 1 पेरेंट है स्टूडेंट और उसके 3 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं नेम, नो नंबर और सिटी। तो इस तरह डिफरेंट आपके पास XML के कोड्स आ सकते हैं, मैंने आपको जनरल सिंटेक्स बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है XPath एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, आपने उस स्टेटमेंट के लिहाज से XPath का एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर तमाम जो बुक में XPath के एक्सप्रेशंस गिवन हैं वो मैंने लिख दिए हैं, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, स्टेटमेंट आए, तो आप स्टेटमेंट के लिहाज से लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि हमने एक बुक स्टोर है, ठीक है, उसके अंदर हमने बुक स्टैट सेलेक्ट करनी है फर्स्ट बुक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्लैश बुक स्टोर, यानी बुक स्टोर में जाओ, स्लैश बुक, बुक सेलेक्ट करो, और पहली बुक सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम अरे का इंडेक्स असेस करते हैं यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। तो दिस सिलेक्ट्स द फर्स्ट बुक एलिमेंट दैट इज द चाइल्ड ऑफ बुक स्टोर एलिमेंट। उसके बाद बुक स्टोर बुक, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि हम स्टेटमेंट पढ़ के उसके लिहाज से ये चीज़ देखते हैं, ठीक है, ताकि हमें पेपर में, क्योंकि स्टेटमेंट होगी, हमने उस लिहाज से एक्सप्रेशन लिखना होगा। ओके, तो सिलेक्ट द लास्ट बुक एलिमेंट, लास्ट बुक एलिमेंट हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए हम लास्ट का एक मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है दैट इज द चाइल्ड ऑफ बुक स्टोर एलिमेंट। तो बुक स्टोर लिखा हमने, स्लैश हमने लिखा बुक, ठीक है। तो इसी तरह है बुक स्टोर स्लैश बुक, और जब हमने उसका इंडेक्स असेस करना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट, ठीक है। तो लास्ट लिखने से हमारे पास क्या होगा, उसका लास्ट एलिमेंट असेस हो जाएगा। उसके बाद है सिलेक्ट द लास्ट बट वन, यानी लास्ट बट वन का मतलब क्या है, हमारे पास सेकंड लास्ट हमने बुक को चूज करना है। सिलेक्ट द सेकंड लास्ट बुक एलिमेंट दैट इज द चाइल्ड ऑफ द बुक स्टोर एलिमेंट। तो हम लिखेंगे बुक स्टोर बुक, और यहाँ पर जो हमारे पास इंडेक्स है उसमें लिख देंगे लास्ट -1, यानी इससे हमारा सेकंड लास्ट एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सिलेक्ट द फर्स्ट 2 बुक एलिमेंट्स दैट आर चिल्ड्रन ऑफ द बुक स्टोर एलिमेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पोजीशन के मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पोजीशन लेस देन 3 का मतलब यह है कि 1 भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, 2 भी सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन 3 सिलेक्ट नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास 2 बुक के फर्स्ट 2 एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो बुक स्टोर है स्लैश बुक, और यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्सिंग है उसके अंदर हम कर रहे हैं पोजीशन मेथड लेस देन 3। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट बुक सिलेक्ट हो जाएंगी जो चाइल्ड हैं बुक स्टोर के। नेक्स्ट हमारे पास है select all title elements that have an attribute named language। हमारे पास ऐसे हमने टाइटल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है जिनका एट्रीब्यूट नेम लैंग्वेज है। तो एट्रीब्यूट के लिए हम @ का साइन यूज करते हैं। तो ऑल टाइटल एलिमेंट्स, हमने यहाँ पर अब डबल स्लैश लगाया, यहाँ पे हमने लिख दिया टाइटल, जिससे हमारे पास तमाम टाइटल एलिमेंट असेस हो जाएंगे। और एट्रीब्यूट लैंग्वेज के लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास इंडेक्सिंग है उसमें हम लिख दिया @ लैंग्वेज। तो जहाँ जहाँ हमारे पास टाइटल में लैंग्वेज एट्रीब्यूट होगा वो वाले एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हमने कहना है कि सिलेक्ट ऑल टाइटल एलिमेंट्स दैट हैव अ लैंग्वेज एट्रीब्यूट विद अ वैल्यू ऑफ EN, यानी इंग्लिश जहाँ पर वहाँ पर है आपने वो सिलेक्ट करने हैं। तो ये सेम इसी तरह होगा, बस यहाँ पर लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑल बुक एलिमेंट्स ऑफ अ बुक स्टोर एलिमेंट, ठीक है, यानी ऐसे बुक एलिमेंट्स हमने चूज करने हैं जहाँ पे बुक एलिमेंट चाइल्ड हैं बुक स्टोर के, दैट हैव अ प्राइस एलिमेंट, जिनके अंदर प्राइस जो एलिमेंट है विद अ वैल्यू ग्रेटर देन 35। तो आपने इसी तरह बुक स्टोर स्लैश बुक, यानी बुक स्टोर है उसके चाइल्ड है बुक, वो सिलेक्ट किया, और इंडेक्सिंग में आपने कंडीशन लगा दी है प्राइस इज ग्रेटर देन 35। तो जहाँ भी प्राइस ग्रेटर देन 35 होगी वो एलिमेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद है सिलेक्ट ऑल टाइटल एलिमेंट्स ऑफ द बुक एलिमेंट, जो हमारे पास बुक एलिमेंट्स है ऑफ द बुक स्टोर एलिमेंट, यानी यहाँ पर अब हमारे पास एक पेरेंट है, फिर उसका चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड है, दैट हैव प्राइस एलिमेंट विद अ वैल्यू ग्रेटर देन 35। तो हम बुक स्टोर लेंगे, बुक स्टोर का चाइल्ड लेंगे बुक, बुक में हम प्राइस लगाएंगे ग्रेटर देन 35, और फिर उसके अंदर हम टाइटल सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बुक स्टोर, उसके अंदर तमाम वो वाली बुक्स लो जिनकी प्राइस 35 से ज़्यादा है और उनके टाइटल हमें दिखाओ, तो ये हमें उनके टाइटल शो कर देगा तमाम बुक्स के। तो इस तरह से आप डिफरेंट XPath को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि XPath पाथ के लिए ही यूज़ हो रहा है। जो भी हमने किसी डॉक्यूमेंट में पाथ करना है, डायरेक्शंस का इस्तेमाल करना है, मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर करना है, उसके लिए हम XPath एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ XML नेम स्पेसिस। XML नेम स्पेसिस का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो XML नेम स्पेसिस होती है ना, ये हमारे पास आपस में नेम्स को वायलेट करने से बचाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाती हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो jQuery थी, jQuery के लिए मैं डॉलर का साइन इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है।
लेकिन अब मैंने साथ में एक और लाइब्रेरी इंक्लूड कर लिया, बूटस्ट्रैप। वो कहती है मुझे भी डॉलर साइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, नेम स्पेस का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, इसी तरह इसके अलावा ये तो हमारे पास हो गया इस ये वाला नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एक नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट है जो XML में यूज़ होता है। XML में तो jQuery या इस तरह बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज नहीं है ना, वहाँ पे तो हमारे पास रूट है, उसके चाइल्ड हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो टेबल है ये वो वाला टेबल भी हो सकता है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स हैं, मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। जैसे जो हमारे पास HTML का टेबल होता है जिसके अंदर हमारे पास टेबल का एक हेडर होता है, ठीक है, फिर एक टेबल की रो होती है, ठीक है, और फिर उस टेबल के अंदर सेल्स में एलिमेंट्स होते हैं। ये डिफरेंट हमारे पास HTML के टैग्स हैं। अब ये वाला मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, लेकिन XML तो मुझे टैग्स के ऊपर फोकस नहीं करता, कि फिक्स तो नहीं करता ना कि आपने यही यूज़ करने हैं HTML की तरह। मैं यहाँ पर एक वो वाला टेबल भी तो बना सकता हूँ कि एक मेरे पास फर्नीचर वाला टेबल है, उसके अंदर मैं कहता हूँ कि उस टेबल का ऊपर फट्टा लगा हुआ है, उसके नीचे 4 पाए लगे हुए हैं, उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, ग्लास टॉप है। तो इस तरह भी तो मैं एक टेबल बना सकता हूँ। तो इन दोनों को आपस में कन्फ्लिक्ट होने से बचाने के लिए मैं नेम स्पेसिस का इस्तेमाल करता हूँ। इसको बोलता हूँ भाई ये HTML वाला टेबल है, और इसको मैं बोलता हूँ कि ये फर्नीचर वाला टेबल है। तो इससे पीछे मैं लिख देता हूँ H कि भाई आप H वाले टेबल हो, आप HTML वाले टेबल हो, और इसके पीछे मैं लिख देता हूँ F कि भाई आप फर्नीचर वाले टेबल हो। तो इस तरह से मैं XML के अंदर नेम स्पेसिस का यूज़ करता हूँ कि आपस में दो लोगों की लड़ाई ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास है कि अवॉइड नेम कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन XML एलिमेंट्स। जो भी हमारे पास XML एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान हमने नेम कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है। अलाउ एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट XML वोकेबलरीज टू यूज्ड इन द सेम डॉक्यूमेंट्स। जो भी हमारे पास डिफरेंट XML वोकेबलरीज हैं उनके एलिमेंट्स हमने यूज़ करने हैं एक ही सेम डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जैसे ये टेबल दो डिफरेंट वोकेबलरीज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है मेक XML डॉक्यूमेंट्स मोर रीडेबल एंड रीयूजेबल। और रीडेबल और यूजेबल भी बनाना है। वहाँ से मुझे H से पता चल जाएगा ये HTML है, F से पता चल जाएगा फर्नीचर है। और जब मैं F है इसको ऊपर एक जगह पे लिखूंगा भी कि F से मुराद मेरा फर्नीचर है, नीचे जहाँ भी मैं F यूज़ करूँगा मैं फर्नीचर के लिए यूज़ करूँगा। और HTML के भी लिखूंगा H, मैं HTML के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ भी H आएगा आपने HTML समझना है। तो ये चीज़ें हमारे पास रीडेबल और रीयूजेबल बना देती हैं XML के डॉक्यूमेंट्स को। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस हैं नेम स्पेसिस के। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट द फंक्शन नेम्स यूज्ड टू क्रिएट HTML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने जब इसको क्रिएट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं x HTTP इज इक्वल टू न्यू का वर्ड यूज़ करते हैं, और यही हमारे पास XML HTTP रिक्वेस्ट का जो फंक्शन होता है हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास क्वेश्चन है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना होगा, तो आप इस तरह से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर पुराना ब्राउज़र है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वेयर x HTTP के आगे न्यू का कीवर्ड लिखते हैं, लेकिन ये वाला फंक्शन लिखने के बजाय एक्टिव x ऑब्जेक्ट और फिर हम स्ट्रिंग में लिखते हैं microsoft.xml HTTP। यानी XML HTTP को हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के लिखते हैं और यहाँ पर एक्टिव x ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन जो मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं उनके अंदर सिंपली हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक टेबल था XML HTTP रिक्वेस्ट की रेडी स्टेट्स के लिहाज से, हमने उस टेबल को फिल करना था। तो इसकी रेडी स्टेट्स हमारे पास क्या क्या होती हैं। 0 का मतलब है कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो इनिशियलाइज नहीं हुई हुई है। 1 का मतलब है कि जो सर्वर कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। 2 का मतलब है रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है। 3 का मतलब है रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है। और 4 का मतलब है रिक्वेस्ट फिनिश्ड एंड रिस्पॉन्स इज रेडी। तो ये डिफरेंट स्टेट्स आपने याद करनी है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि jQuery की हमने डिमेंशन के मेथड्स लिखने हैं, क्या क्या होते हैं। तो हमारे पास है विड्थ हाइट, इनर हाइट, आउटर विड्थ और आउटर हाइट। तो इनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि किस में सिर्फ एलिमेंट की विड्थ होती है, किस में हमारे पास पैडिंग इंक्लूड होती है और किस में हमारे पास पैडिंग और बॉर्डर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पेरेंट अनटिल मेथड। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास चिल्ड्रन और फाइंड के मेथड होते हैं डिसेंडेंट्स के लिए, इसी तरह हमारे पास पेरेंट के लिए पेरेंट अनटिल होता है। तो पेरेंट्स अनटिल का मतलब यह है कि हम एक कंडीशन देते हैं कि इस नोड तक आप ऊपर मूव करते रहो और तमाम नोड्स हमें रिटर्न कर दो। तो पेरेंट अनटिल मेथड returns all ancestor elements between the selected element and the specified ancestor element। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी जो करंट एलिमेंट है दैट इज आई कैन से इट इज़ n, और मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन देता हूँ कि आप b तक जाओ। ठीक है, पेरेंट्स अनटिल b। तो ये n से लेके ऊपर b तक जितने भी नोड्स होंगे तमाम के तमाम रिटर्न कर देगा। तो सिलेक्टेड एलिमेंट इज बेसिकली द करंट एलिमेंट, और जो स्पेसिफाइड एलिमेंट है जो मैंने पेरेंट अनटिल के अंदर मेंशन किया है, अनटिल का मतलब है कि वहाँ तक जाओ, तो वो वहाँ तक मेरे तमाम इंसेस्टर एलिमेंट्स को रिटर्न कर देगा। उसके बाद है राइट एनी 3 jQuery मेथड्स यूज्ड फॉर ट्रैवर्सिंग अप द डॉम ट्री। जब भी हमने डॉम ट्री में ट्रैवर्स अप करना हो तो उसके लिए हम पेरेंट का इस्तेमाल करते हैं जो कि सिर्फ इमीडिएट पेरेंट को रिटर्न करता है।
पेरेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि तमाम इंसेस्टर्स टिल द रूट रिटर्न करता है, और पेरेंट्स अनटिल का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें एक स्पेसिफिक नोड तक तमाम इंसेस्टर्स को रिटर्न करता है, जैसे कि अभी हमने देखा था। उसके बाद है राइट द सिंटेक्स ऑफ अ जे क्यूरी। तो हमारे पास जे क्यूरी की जो भी क्यूरी होती है उसका जो सिंटेक्स है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारे पास एक डॉलर का साइन होता है, उसमें सिलेक्टर डॉट एक्शन, ठीक है, सिंटेक्स ये होता है। लेकिन जो भी चीज़ हमने लिखनी होगी फिर हम उसको कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे प्रॉपरली। उसके बाद है राइट द सिंटेक्स ऑफ द एनिमेट मेथड इन द जे क्यूरी। तो एनिमेट मेथड हमारे पास क्या होगा कि हम कोई भी सिलेक्टर लेंगे, ठीक है, सिलेक्टर के बाद हमने जो एक्शन है वो एनिमेट लिखना है। एनिमेट के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक हमारे पास आते हैं पैरामीटर्स यहाँ पर, और साथ में स्पीड आती है कि स्पीड उसकी क्या होगी, और तीसरा हमारे पास कॉल बैक कि एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद कौन सा फंक्शन कॉल होगा। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि जिस फंक्शन ने उस फंक्शन को कॉल उसके अंदर एज अ पैरामीटर पास हुआ है, तो जो फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वो कॉल बैक फंक्शन को इसके बाद कॉल कर देगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल एक मदर है, उसने अपने बेटे को बोला है खाना खाओ, ठीक है, तो वो उसको कहती है ईट, ठीक है। उसको जब वो ईट कहती है तो साथ में उसको एक कॉल बैक फंक्शन बोलती है कि खाना खा के मुझे बता देना। तो वो कहती है टेल, कि पहले खाना खाओ, खाना खा के फिर मुझे बता देना। तो जो बच्चा होगा पहले खाना खाएगा और खाना खाने के बाद अपनी अम्मी को बता देगा कि मैंने खाना खा लिया। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन है वो ईट है, लेकिन जो टेल है वो एक कॉल बैक फंक्शन है कि जो मेन फंक्शन के ख़त्म होने के बाद चलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है राइट द सिंटेक्स ऑफ माउस लीव इवेंट फंक्शन। माउस लीव इवेंट फंक्शन का हमने सिंटेक्स लिखना है। तो जो भी सिलेक्टर होगा उसके साथ हम लिखेंगे माउस लीव, और साथ में हम अब जो भी हमारे पास इवेंट होता है ना, माउस लीव हो गया, क्लिक हो गया, हाइड हो गया, उसके साथ हम फिर फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन में अब हाइड तो हमारे पास इटसेल्फ बता रहा है कि एलिमेंट ने हाइड होना है, लेकिन माउस लीव बता रहा है कि माउस लीव करेगा। लीव करने पे क्या करेगा, फिर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन आता है और फंक्शन में हम लिखते हैं अलर्ट बाय यू नो लीव P1, या जो भी हम कोड यहाँ पे लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंटेक्स है माउस लीव का। उसके बाद एक्सप्लेन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग jQuery कोड। हमारे पास एक jQuery कोड है कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, पूरा लोड हो जाए, फिर आपने एक फंक्शन चलाना है बटन डॉट क्लिक। बटन पे जब क्लिक करें तो फिर आपने फंक्शन चलाना है p डॉट हाइड, यानी जब डॉक्यूमेंट पूरा लोड हो जाए फिर एक बटन आएगा, बटन पे मैं क्लिक करूंगा और जो मेरे पास पैराग्राफ है वो हाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास कोड है। व्हेन द पेज इज फुली लोडेड द इवेंट हैंडलर इज अटैच्ड टू द बटन। जब पेज लोड हो जाएगा इवेंट हैंडलर एक बटन को अटैच हो जाएगा जो इवेंट हैंडलर है क्लिक का। When the button is clicked, जब भी बटन क्लिक होगा all p elements are hidden using the hide method। जो hide method है वो तमाम p elements को hide कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है write the appropriate jQuery traversal query to select all sibling element। तो अभी हमने ancestors के लिए पेरेंट्स वाले देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने जो डिसेंडेंट्स हैं उनके लिए हमने चिल्ड्रन और फाइंड देखा था। इसी तरह सिबलिंग के लिए हमारे पास सिबलिंग्स यूज होता है, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के हमने सिबलिंग्स देखने हो तो हम डॉट सिबलिंग्स इस्तेमाल करते हैं। फिर है सेलेक्ट द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द लास्ट एलिमेंट यूजिंग jQuery, ठीक है। व्हाइल एक्सक्लूडिंग, जब हमने क्या करना है फर्स्ट 4 एलिमेंट्स लेने हैं और एक्सक्लूड कर देना है लास्ट एलिमेंट को यूजिंग द jQuery। तो उसके लिए हम स्लाइस यूज कर रहे हैं इन एन अरे। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लिस्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। लिस्ट मैंने सेलेक्ट की, लिस्ट के अंदर मेरे पास डिफरेंट चीज़ें थी, तो मैंने किया डॉट स्लाइस कि स्लाइस कर दो 0 से लेके 4 तक। तो 4 से एक पीछे तक ये जाएगा, 0 से लेके 3 तक जाएगा और 4 को एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 हमारे पास 4 एलिमेंट्स बन जाएंगे और फोर्थ वाला स्किप हो जाएगा। तो सिलेक्ट द एलिमेंट विद इंडेक्स 0 2 3, यानी 0 1 2 3, और फोर्थ एलिमेंट हमारे पास जो होगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा हमारे पास वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो दिस इज द सिंटेक्स फॉर दैट। उसके बाद सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स बिफोर ए स्पेसिफाइड एलिमेंट। जो भी हमारे पास एलिमेंट हम स्पेसिफाई करेंगे उससे पहले कि आपने तमाम एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो हम करेंगे सिलेक्टर डॉट प्रीवियस ऑल। तो ये जो करंट एलिमेंट है उससे पिछले तमाम एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स आफ्टर द स्पेसिफाइड एलिमेंट। जो करंट एलिमेंट है उसके बाद के तमाम एलिमेंट को सिलेक्ट करो तो उसके लिए नेक्स्ट ऑल होगा, ठीक है। पिछले तमाम के लिए प्रीवियस ऑल, अगले तमाम के लिए नेक्स्ट ऑल। सेलेक्ट द एलिमेंट्स बिटवीन 2 स्पेसिफाइड एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स के दरमियान अब सिलेक्ट करना है हमने, तो उसके लिए हम नेक्स्ट अंटिल यूज करेंगे, ठीक है। कि यहाँ से जाओ और नेक्स्ट अंटिल स्टॉप, स्टॉप नाम का जो भी एलिमेंट आएगा वहाँ पे आपने रुक जाना है। फिर प्रीवियस अंटिल हम यूज़ कर सकते हैं कि अभी यहाँ से जाओ और पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं बिटवीन 2 एलिमेंट्स प्रीवियस एलिमेंट्स, उसके लिए प्रीवियस अंटिल और अगले के लिए नेक्स्ट अंटिल, ठीक है। तो ये जैसे हमारे पास पेरेंट अंटिल होता है उसी तरह नेक्स्ट अंटिल और प्रीवियस अंटिल भी होता है। उसके बाद है स्पेसिफाई ऑन द लिस्ट एलिमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। यानी अभी जो मेरा करंट एलिमेंट है उससे बिल्कुल अगला एलिमेंट मुझे बताओ, तो उसके लिए हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं, सिलेक्टर डॉट नेक्स्ट। फिर है सेलेक्ट द 5th लिस्ट एलिमेंट एंड रिटर्न ऑल ऑफ इट्स प्रीसीडिंग सिबलिंग्स, ठीक है।
यानी मैंने क्या करना है, इसका एक तो फिफ्थ एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं 4 इंडेक्स सेलेक्ट करूंगा क्योंकि 0 से ये स्टार्ट हो रहा है, और पिछले तमाम इसके सिबलिंग्स रिटर्न करने हैं उस एलिमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट है, लिस्ट का मैंने फोर्थ एलिमेंट सेलेक्ट किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा EQ4 यानी फोर्थ इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, डॉट प्रीवियस ऑल। ठीक है, और फिर उससे पिछले मैंने तमाम प्रीवियस ऑल रिटर्न कर दिए। तो फोर्थ इंडेक्स पे जो मेरा एलिमेंट था और उससे पिछले जो तमाम एलिमेंट थे वो तमाम रिटर्न हो जाएंगे। फिफ्थ एलिमेंट यहाँ पर इन्होंने बोला था तो इसलिए मैंने 4 यूज़ किया है एज अ इंडेक्स। फिर हमारे पास आता है राइट द जे क्यूरी कोड टू अपेंड टेक्स्ट टू अ पी एलिमेंट। पी एलिमेंट है, उसके अंदर मैंने अपेंड करना है कोई टेक्स्ट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पी एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा और अपेंड का फंक्शन यूज़ करके उसके अंदर टेक्स्ट पास कर दूंगा। ठीक है, जैसे मेरे पास है पी का एलिमेंट डॉट अपेंड वेलकम, तो उसके अंदर वेलकम अटैच हो जाएगा। इससे पहले मैंने स्पेस इसलिए लिख दिया कि वहाँ पर पहले जो भी सेंटेंस लिखा था उसके आगे स्पेस डाल के वेलकम आए, उसके अंदर बिल्कुल साथ ना जुड़ जाए। उसके बाद राइट द जे क्यूरी मेथड्स फॉर ऐड क्लास। ऐड क्लास के लिए क्या होगा, बस हम सिलेक्टर के साथ ऐड डॉट ऐड क्लास लिख देंगे। ठीक है, और क्लास जो भी हमने ऐड करनी है वो भी हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास होगा सिलेक्टर डॉट ऐड क्लास और क्लास का नेम। इस तरह रिमूव क्लास के लिए हम रिमूव क्लास लिख देंगे सिलेक्टर के साथ, टॉगल के लिए टॉगल क्लास। तो जे क्यूरी का आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आपने एक चीज़ याद रखनी है, डॉलर फिर सिलेक्टर डॉट लिख के वो जो उन्होंने मेथड बोला हुआ है आपने वो लिख देना है। और उस मेथड के लिहाज से आप देख लें कि अगर वो इवेंट वाला मेथड है, जैसे माउस क्लिक है, माउस लीव है, माउस एंटर है, तो उसके लिए आप फंक्शन डिफाइन कर दें। अदरवाइज वो कह रहे क्लास ऐड कर दो, क्लास का नाम आ जाएगा, रिमूव क्लास कर दो, रिमूव का आ जाएगा, वो कह रहे हाइड कर दो तो बस हाइड हो जाएगा। वो अगर कोई एनिमेशन आपको बोलता है तो एनिमेशन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं हमारे पास, उसके अंदर ईजिंग आती है, स्पीड आती है, कॉल बैक फंक्शन आता है। तो ईज स्पीड कॉल बैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे पास जनरल जे क्यूरी का सिंटैक्स आपने बस देख लेना है, कोई भी क्वेश्चन आया आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर है सेंडिंग द कॉन्टेक्स्ट वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट। इसके लिए हमारे पास क्या 3 चीज़ें होती हैं, तो हमारे पास एक होता है HTML, एक होता है टेक्स्ट और एक होता है वैल्यू। ठीक है, तो 3 चीज़ों के ज़रिए से हम किसी भी एलिमेंट के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं जे क्यूरी में। ठीक है, सेलेक्टर डॉट HTML टेक्स्ट, सेलेक्टर डॉट टेक्स्ट 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 से भी चेंज कर सकता हूँ, HTML से भी चेंज कर सकता हूँ और वैल्यू से भी चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट द जे क्यूरी मेथड्स फॉर फेड इन। फेड इन के लिए क्या है, मैं जस्ट सेलेक्टर लिखूंगा डॉट फेड इन, जैसे मैंने आपको बताया। फेड आउट के लिए फेड आउट लिख दूंगा, टॉगल फेड करने के लिए फेड टॉगल लिख दूंगा, और उसके साथ स्पीड, ईजिंग और कॉल बैक 3 चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, स्पीड जो होता है ना बेसिकली ये बताता है कि कितनी स्पीड में आपने फेड इन करना है। ईजिंग बताता है बेसिकली कि कैसी स्पीड आपकी होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, शुरू में ज़्यादा हो बाद में कम हो, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना कि शुरू में तेज़ स्पीड में कर दो बाद में कम कर दो, या शुरू में तेज़ हो एंड पे तेज़ हो बीच में स्लो हो, या तमाम एक ही तरह की लीनियर स्पीड हो, तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हम ईजिंग में डिफाइन करते हैं। और कॉल बैक मैंने आपको बता दिया कि जब ये फेड इन पूरा हो जाएगा फिर आपने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ये कॉल बैक में आता है। और कॉल बैक का जो हमारे पास आर्गुमेंट होता है ये ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है। उसके बाद है राइट द कॉमनली यूज्ड जावास्क्रिप्ट विंडो ऑब्जेक्ट मेथड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज, यानी एक ही चीज़ है ये बेसिकली। ठीक है, हमने विंडो ऑब्जेक्ट जो है उसके मेथड और प्रॉपर्टीज को इससे कॉमन बताने हैं। तो हमारे पास अलर्ट है, क्लोज है, स्क्रॉल बाय है, स्क्रॉल टू है, ये 4 आप याद कर लें। ठीक है, ये 4 इनफ होते हैं हमारे पास क्वेश्चन में लिखने के लिए। बुक में भी अलग से 4 मेंशन है, बाकी भी इसके हैं, सेट टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट, सेट इंटरवल, क्लियर इंटरवल। तो अलर्ट को, स्क्रॉल बैक, स्क्रॉल टू, ये आप याद कर लें फॉर द विंडो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट द जावास्क्रिप्ट विंडो ऑब्जेक्ट मेथड्स फॉर ओपनिंग, मूविंग एंड रीसाइजिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग के लिए हमारे पास विंडो डॉट ओपन होता है, मूविंग के लिए हमारे पास विंडो डॉट मूव टू होता है, रिसाइजिंग के लिए हमारे पास विंडो डॉट रिसाइज टू होता है, और क्लोजिंग के लिए हमारे पास विंडो डॉट क्लोज होता है। तो ये फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट मेथड्स पूछे जा सकते हैं इन विंडोज़ के ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द HTML टैग्स अकॉर्डिंग टू गिवन डिस्क्रिप्शंस, यानी आपको डिस्क्रिप्शंस गिवन होंगी। ठीक है, या फिर आपको पुरानी HTML का एक कोड गिवन होगा, आपको बोला जाएगा HTML5 के टैग्स लिख के दिखाएं। तो हमारे पास जो हेडर होता है उसके लिए हेडर यूज़ होता है, फुटर के लिए हम फुटर यूज़ करते हैं, नेविगेशन या पहले अगर हमारे पास ID इज इक्वल टू मेन्यू होगा तो मेन्यू के लिए हम नैव यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो आर्टिकल होता है उसके लिए हम आर्टिकल का टैग यूज़ करते हैं, या पोस्ट वहाँ पे अगर लिखा है ID में तो पोस्ट के लिए भी हम आर्टिकल यूज़ करते हैं HTML5 में। अब वहाँ पर हमारे पास जो डिव्स बने हुए हैं डिफरेंट, ठीक है, तो उसके लिए हम सेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर हमारे पास HTML5 में। फिर हमारे पास असाइड जो हमारे पास होते हैं उनके लिए हम असाइड यूज़ करते हैं, फिगर होती है उसके लिए हम फिगर यूज़ करते हैं, वहाँ पर ID इज इक्वल टू फिगर लिखा होगा, आप उसकी जगह बस फिगर लिख दीजिएगा। फिगर कैप्शन जो हमने ऐड करनी है उसके लिए हम फिग कैप्शन यूज़ करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हमने हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम मार्क यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट HTML5 के टैग्स हैं, आपके पास जो भी कंडीशन होगी आपने उनके लिहाज से ये टैग्स वहाँ पर लिख देने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द HTML टैग्स मार्क एंड फिग कैप्शन
अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशंस, ठीक है। तो इन जो गिवन डेफिनेशंस हैं यानी वहाँ पर जो कोड होगा उसके लिहाज से आपने बस मार्क और फिक कैप्शन का यूज़ करना है। मार्क हमारे पास होता है यूज टू हाईलाइट द मार्क टेस्ट, जो भी हमारे पास मार्क टेस्ट है उसको हाईलाइट करने के लिए होता है, जैसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट उन्होंने दिया होगा आपने उसको मार्क करना होगा। और फिक कैप्शन जो होता है ना, ये कैप्शन के लिए होता है कि उन्होंने एक फिगर दी होगी, आपको बोलेगा इसके साथ कैप्शन ऐड करें, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, रिफाइन अ कैप्शन फॉर द फिगर एलिमेंट हम यूज़ करते हैं। तो फिगर हमारे पास है फॉर एग्जांपल इमेज सोर्स, ठीक है, उसके साथ अब मैंने कैप्शन ऐड करना है तो मैं फिक कैप्शन टैग का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं इमेज की कैप्शन ऐड कर दूंगा तो वो कैप्शन इसके साथ ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट द HTML5 कोड टू प्ले अ वीडियो ऑटोमेटिकली। तो वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले करने के लिए हम ऑटो प्ले यूज़ करते हैं। तो बाकी तो हमारे पास नॉर्मल जो वीडियो है उसका सिंटैक्स यहाँ पे लिखा है कि एक वीडियो है उसकी कुछ विड्थ है, कुछ हाइट है और कुछ उसके कंट्रोल्स हैं, प्लस प्ले पॉज वगैरह। और फिर सोर्स है उस वीडियो की कि मूवी डॉट MP4, अगर MP4 सपोर्टेड है ये लोड हो जाएगी, अदरवाइज .OGG अगर सपोर्टेड है तो ये लोड हो जाएगी। अगर ये दोनों ही सपोर्टेड नहीं है तो लिखा आ जाएगा यूर ब्राउजर डजंट सपोर्ट वीडियो टैग, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ऑटो प्ले है कि ऑटो प्ले जब हम वीडियो के टैग में ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट एनी 3 वीडियो फॉर्मेट सपोर्टेड बाय HTML5। तो कोई से 3 वीडियो फॉर्मेट आपने लिखने हैं। तो हमारे पास MPEG-4 है, ठीक है, जिसको MP4 भी बोलते हैं, WebM है और OGG है। इसी तरह ऑडियो के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो MP3 है, WAV वेव है और OGG है। तो ये आपने याद रखने हैं अच्छे से कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स वीडियो और ऑडियो के क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नेम एनी थ्रू HTML एम्बेडेड टैग्स यूज्ड टू इंक्लूड एक्सटर्नल फाइल्स, लिंक्स और मीडिया। यानी जो भी हमारे पास करंट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हमने एक्सटर्नल फाइल्स, लिंक्स या मीडिया को डिस्प्ले करना है। उसके लिए एक तो हम टैग का यूज़ करते हैं आई फ्रेम। वो कह रहे हैं आई फ्रेम के अलावा 2 बताएं। तो इसके अलावा हमारे पास इम्बेड है, यानी हम वीडियो को इम्बेड कर रहे हैं अपने वेबसाइट में, या फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में भी हम इस तरह से एक्सटर्नल फाइल्स या लिंक्स या मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 आपने याद रखने, इम्बेड और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट द सिंटैक्स ऑफ एन एम्प्टी XML एलिमेंट सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ हम जब पहले लिखते हैं ना, नॉर्मली हम इस तरह से लिख रहे होते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट होता है ना, तो हम इस तरह लिखते हैं एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट लिख के फिर हम उसको क्लोज करते हैं ऐसे, ठीक है, उसका फिर क्लोजिंग टैग लिखते हैं एलिमेंट, ठीक है। लेकिन जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है उसके अंदर जो हमारे पास ये वाला साइन होता है, ये जैसे हम उसके एंड पे लिख देते हैं, ठीक है, तो हमें क्लोजिंग टैग अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही जो टैग होता है वो सेल्फ क्लोजिंग हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एलिमेंट नेम और साथ में स्लैश आएगी, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा XML में। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे वही जो क्वेश्चन था ना कि स्टेटस टैग है उसको सेल्फ क्लोजिंग लिखें, तो स्टेटस लिख के आपने ऐसे लिख देना, ठीक है। ये वो जो क्वेश्चन था मैंने आपको पहले बोला था कि स्टेटस के लिए मैंने एक ऐड किया आगे, तो इस तरह से आप स्टेटस का एक सेल्फ क्लोजिंग टैग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट द सिंटैक्स ऑफ अ लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट का क्या सिंटैक्स होता है, तो हम लिखते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के साथ कॉलन लीनियर ग्रेडियंट, यानी बैकग्राउंड के अंदर लीनियर ग्रेडियंट ऐड कर दो। अब इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, 2 मेन चीज़ें हैं, ठीक है। एक है डायरेक्शन, दूसरा है कलर, ठीक है। तो इसके अंदर हम 2 कलर्स ऐड करते हैं जिनको कलर स्टॉप बोला जाता है। कलर स्टॉप बेसिकली आप समझ लें कि कलर ही हम ऐड कर रहे होते हैं। तो डायरेक्शन हमारी ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से लेके, ठीक है, इस डायरेक्शन से स्टार्ट करके इस तरफ मैंने ग्रेडियंट ऐड करना है तो मैं बोलूँगा टू राइट। अगर मैंने इस तरफ से इस तरफ ऐड करना है तो मैं बोलूँगा टू लेफ्ट, ठीक है। तो हमारे पास एक तो इसके अंदर डायरेक्शन होती है और दूसरा इसके अंदर कलर्स होते हैं कि 2 कलर हैं, फॉर एग्जांपल एक है रेड और एक है ग्रीन। तो रेड और ग्रीन के अंदर आपस में एक मर्जिंग आ रही होगी, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, यानी रेड से मैं ग्रीन में शिफ्ट हो रहा हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी, आपस में कलर मर्ज हो रहे होंगे, ये ग्रेडियंट होता है। और इसके अंदर हम डायरेक्शन बताते हैं कि किस डायरेक्शन में ग्रेडियंट होगा और कौन कौन से कलर होंगे। तो बेसिक इसका सिंटैक्स है बैकग्राउंड, लीनियर ग्रेडियंट, डायरेक्शन, कलर स्टॉप 1, कलर स्टॉप 2। और दूसरा अगर हम डायरेक्शन नहीं यूज़ करना चाहते तो हम एंगल भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्शन के बजाय हम एंगल भी दे सकते हैं। दोनों इसके सिंटैक्स हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड, लीनियर ग्रेडियंट, टू राइट, रेड और येलो, 2 कलर हैं हमारे पास। यहाँ से रेड शुरू होगा और येलो की तरफ ये शिफ्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा और टू राइट टुवर्ड्स ये राइट मूव कर रहा होगा। उसके बाद है राइट द सिंटैक्स ऑफ अ रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। अगर हमने रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट बनाना हो, ठीक है, जैसे ये मेरे पास रेड येलो है, रेड आए फिर येलो फिर रेड फिर येलो फिर रेड फिर येलो, इस तरह का एक रिपीटेड ग्रेडियंट आपने बनाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कॉलन रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। और फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट कलर आते हैं, कलर 1, कलर 2, कलर 3। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, यहाँ पर हमारे पास रेड है, फिर येलो की परसेंटेज है 10% येलो होगा और ग्रीन की परसेंटेज है 20% ग्रीन होगा। इस तरह से आप रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट को मेंशन कर सकते हैं। फिर हमारे पास है रेडियल ग्रेडियंट, यानी ये तो हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट थे ना जो एक लाइन के लिहाज से थे। रेडियल ग्रेडियंट होता है जो सर्कल में बढ़ता है आगे, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, रेडियल ग्रेडियंट, फिर साथ में शेप होगी, ठीक है, शेप, साइज एट पोजीशन, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट कलर होगा, फिर डिफरेंट कलर्स यहाँ पे आते जाएंगे, एंड पे लास्ट कलर होगा, ठीक है।
तो शेप की जगह हम एलिप्स लिख सकते हैं, सर्कल लिख सकते हैं, जो भी हमने ग्रेडियंट को शेप देनी है, और साथ में फिर हम कलर्स लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द साइज पैरामीटर डिफाइंस द साइज ऑफ द ग्रेडियंट, इट कैन टेक 4 वैल्यूज। जो हमारे पास साइज होता है ग्रेडियंट का, ये कौन सी 4 वैल्यूज अपने अंदर ले सकता है, कौन कौन सी 4 वैल्यूज हम इसको यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास है क्लोजेस्ट साइड, एक है फारदेस्ट साइड, एक है क्लोजेस्ट कॉर्नर, और एक है फारदेस्ट कॉर्नर। यानी साइड और कॉर्नर है, इसमें क्लोजेस्ट और फारदेस्ट है। ये 4 हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो रेडियंट के साइज को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेम द CSS3 ग्रेडियंट टाइप्स। ग्रेडियंट टाइप्स हमने बतानी है, तो हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट होता है, रेडियल ग्रेडियंट होता है, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट होता है, और रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट होता है। इसके सिंटैक्स भी इंपॉर्टेंट है, वो हमने देख लिए हैं। उसके बाद है राइट द CSS कोड टू सेट ट्रांसपेरेंसी टू 50%। तो हम ओपेसिटी कॉलन 0.5 लिखेंगे तो 50% हमारे पास ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट द मीडिया क्वेरी दैट सेट्स द बैकग्राउंड कलर टू लाइट ब्लू when the screen size is less than 600 पिक्सल्स। यानी जब स्क्रीन का साइज 600 से कम हो तो हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ब्लू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा मीडिया, क्योंकि मीडिया की क्वेरी है, @मीडिया, फिर हमने लिखा स्क्रीन, एंड साथ में हमने कंडीशन डाली जो भी वहाँ पे लिखी थी कि मैक्स विड्थ 1600 पिक्सल। यानी जो भी हमारे पास एक ऐसी स्क्रीन है जो 600 पिक्सल से छोटी है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी टैग में बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर देंगे। तो आपके पास कोई भी कंडीशन गिवन हो ना, कि आपके पास ये स्क्रीन है, इस साइज़ पे जब वो हो तो आप ये कर दो, इस साइज़ पे हो तो ये कर दो, तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने लिखना है @मीडिया स्क्रीन एंड, यहाँ पे जो भी कंडीशन क्वेश्चन में होगी वो आपने मेंशन करनी है, और उसके बाद जो भी उन्होंने CSS अप्लाई करने के लिए बोली होगी आप यहाँ पर लिख देंगे। कर्ली ब्रेसेस ओपन करके CSS आ जाएगी। CSS जो हम लिखते हैं उस तरह स्टाइल की फॉर्म में हम लिखते हैं बॉडी, साथ में जहाँ पे भी बॉडी होगी वहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, और फिर ये क्लोज। तो इस तरह से आपने एक सिंटेक्स ओवरऑल देखना है, जो भी क्वेश्चन होगा आपने मीडिया क्वेरी इस लिहाज से लिखनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि राइट द CSS कोड टू रोटेट एन एलिमेंट क्लॉकवाइज। एक एलिमेंट को क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म कॉलन रोटेट 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हमने क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो हम 45 डिग्री लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो हम यहाँ में माइनस का साइन ऐड कर देंगे। तो आपने ट्रांसफॉर्म याद रखना है, रोटेट के लिए ट्रांसफॉर्म कॉलन रोटेट, और साथ में डिग्रीज आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है राइट द CSS कोड फॉर द बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी। बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी के लिए हमने CSS का कोड लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बॉर्डर इमेज और साथ में URL जो हम देते हैं उसका, ठीक है, URL border.png, ये हमारी जो इमेज है ये बॉर्डर में लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 30 इसका वो वैल्यू जो बताती है कि हमारे पास इमेज जो है वो स्लाइस कितनी होगी, यानी कट कितनी होगी दोनों तरफ से, और राउंड ये बेसिकली किस तरह से इमेज हमारी रिपीट होगी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये हमारे पास है बॉर्डर इमेज के डिफरेंट पैरामीटर्स, ये आपने याद रखने हैं। लेकिन इसको डिस्प्ले करने के लिए हमें एक बॉर्डर भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम बॉर्डर लिख देंगे 10 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट, यानी हमारे पास एक बॉर्डर है जो कि ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, वो विजिबल नहीं है। ये हमें डिफाइन करना ज़रूरी है। जब बॉर्डर डिफाइन होगा तभी बॉर्डर की इमेज हमें शो होगी। तो ये प्रॉपर हमने यहाँ पर कंप्लीट लिखना होगा कोड वहाँ पर फॉर द बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द CSS कोड टू सेट द गैप बिटवीन कॉलम्स टू 40 पिक्सल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम गैप, हमने कॉलम्स के अंदर गैप सेट करना है, कॉलम गैप कॉलन 40 पिक्सल। तो जो भी स्टेटमेंट है आपने उसके पहले रीड करना है, अच्छे से समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके अंदर से ही आपने वर्ड्स उठा के यूज कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द CSS कोड फॉर अ बॉक्स इंक्लूडिंग द बॉर्डर रेडियस एंड पैडिंग प्रॉपर्टीज। यानी हमने क्या करना है, जो हमारे पास बॉक्स है उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा राउंड करना है। ठीक है, राउंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल करते हैं, और पैडिंग प्रॉपर्टीज भी गिवन है, आपने वो यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल की पैडिंग यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमने लिखा डॉट बॉक्स, यानी जो हमारे पास बॉक्स है उसको क्या कर दो, उसका बॉर्डर रेडियस कर दो 10 पिक्सल, उसका बॉर्डर का जो रेडियस है वो 10 पिक्सल हो जाएगा, यानी इतना वो कर्व हो जाएगा, और पैडिंग उसकी कर दो 20 पिक्सल, तो उसके अंदर पैडिंग जो ऐड हो जाएगी 20 पिक्सल की ऐड हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिक सिचुएशन के लिहाज से भी ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास हैंडआउट्स में ये एक बॉक्स शो हुआ है, आपको पेपर में ये बॉक्स दिया जा सकता है, आपको बोला जाता है इस बॉक्स को आप पूरा बनाएं। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट था जिसका हमारे पास आईडी थी राउंड कॉर्नर्स। ठीक है, तो आपने इसको असेस कर लिया इसकी आईडी से आर कॉर्नर्स, और इसके अंदर आपने बॉर्डर रेडियस कर दिया 25 पिक्सल। ठीक है, इसका जो रेडियस है 25 पिक्सल हो गया। बैकग्राउंड आपने कर दिया ब्राउन, क्योंकि ये ब्राउन कलर का शो हो रहा है आप में। पैडिंग कर दी 20 पिक्सल्स, विड्थ हमने बना दी इसकी 200 पिक्सल्स, और हाइट इसकी कर दी 150 पिक्सल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बाकी आप जितने मर्जी पिक्सल्स कर दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखनी है वो ये याद रखनी है, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये राउंड हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट CSS कोड टू अप्लाई अ स्टाइल टू ऑल इमेज
साइजेस, ठीक है। जितनी भी इमेज हैं उनके साइज़ को हमने कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी, वो प्रॉपर्टी गिवन होगी पेपर में। तो हमने क्या करना है, जस्ट इमेज लिखना है यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, इस तरह से हमारे पास जितने भी इमेज हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो भी उन्होंने बोला होगा कि उसकी मैक्स विड्थ 100% कर दें, तो हम मैक्स विड्थ लिख के 100% कर देंगे। अच्छा, एक विड्थ होता है, अगर हम विड्थ 100% करते हैं ना तो वो इमेज जो होती है ना उसका खतरा होता है कि वो अपने साइज से भी बढ़ जाएगी। तो मैक्स विड्थ होती है ना उसको लिमिट कर देती है कि जो इमेज अपना जो साइज है उससे इंक्रीज ना हो। तो मैक्स विड्थ 100% है, उससे कम जितनी मर्जी कर रहे, ठीक है। और हाइट हमने कर दी ऑटो कि जितनी विड्थ है उसके लिहाज से उसकी हाइट एडजस्ट हो जाए, एस्पेक्ट रेशियो उसकी खराब ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जब भी हमने किसी भी चीज़ ऑल, यहाँ पे लिखो ना CSS कोड स्टाइल टू ऑल, तो जो भी ऑल के आगे चीज़ है वो आपने यहाँ पर लिखनी है एज अ सिलेक्टर, और फिर कर्ली ब्रेसेस में आपने वो तमाम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेम एनी 2 फीचर्स ऑफ CSS3। CSS3 के हमने कोई से 2 फीचर्स बताने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टेक्स्ट है उसके लिहाज से अगर देखें, टेक्स्ट ओवरफ्लो है, वर्ड रैप है, वर्ड ब्रेक है, ये डिफरेंट फीचर्स हैं जो CSS3 में यूज़ हो रहे हैं। ये हमारे पास बेसिकली जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट होता है ना, जो एक्स्ट्रा मतलब लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखे होते हैं, उनके लिए ये होता है कि उसको ओवरफ्लो करना है, रैप करना है, ब्रेक करना है। तो ये आप इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है jQuery लाइब्रेरी कंटेन्स द फॉलोइंग फीचर्स। जो jQuery की लाइब्रेरी होती है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं हमने बताने हैं, ठीक है। इनमें से 3 पूछ ले जाएंगे या 5 पूछ ले जाएंगे। एक तो ये HTML और DOM की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा सिलेक्टर से हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। CSS की मैनिपुलेशन भी हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। CSS जो भी हमने किसी भी चीज़ का चेंज करना है। HTML इवेंट मेथड, जो भी HTML के इवेंट है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन क्लिक ये हो जाए, एलिमेंट हाइड हो जाए, इस तरह की चीज़ें। इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर एक एनिमेट का भी हमने सारा सिंटेक्स देखा है। एजेक्स इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एजेक्स क्या होता है, एसिंक्रोनस हमारे पास लोडिंग होती है पेजेस की। फिर यूटिलिटीज़ इसके अंदर डिफरेंट है। तो ये हमारे पास इसके फीचर्स हैं jQuery लाइब्रेरी की, आपने याद रखने हैं, इसमें से कोई से 5 पेपर में लिखने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट एनी 5 CSS प्रॉपर्टीज़, कोई सी 5 CSS की प्रॉपर्टीज़ बता दें। तो कलर है, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, मार्जिन, पैडिंग, जो भी आपके जहन में आ रही हो एलिमेंट्स के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ जो इस्तेमाल करते हैं उनकी चेंज करते हैं, वो आपने बता देनी है, ठीक है। उसके बाद है लिस्ट एनी 3 CSS पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज। CSS की पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज बतानी है आपने। तो जो पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्टैटिक होती है पोजीशन, फिक्स्ड होती है, रिलेटिव होती है और एब्सोल्यूट होती है। कोई सी 3 आपने इनमें से बतानी है, ये आपने याद करनी है। उसके बाद है हाउ डू यू डिफाइन मोर देन 1 इमेजेस यूजिंग HTML। तो HTML में जब हमने एक से ज़्यादा इमेज बतानी हो तो उसके लिए हम पिक्चर का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। पिक्चर हमारे पास यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हो गया। अब यहाँ पर इमेजेस की सोर्सेज आ जाएंगी, ठीक है। अब सोर्स में हम ज़्यादा इमेज शो करनी है तो सोर्स सेट का इस्तेमाल करते हैं। तो सोर्स आया, उसका एट्रीब्यूट आया सोर्स सेट। सोर्स सेट में हमने यहाँ पर पहली इमेज डाल दी, image.jpg, और यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ गई कि जब डिवाइस 400 पिक्सल विड्थ से छोटी हो तब आपने ये वाली इमेज शो करनी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मीडिया इज इक्वल टू मैक्स विड्थ 400 पिक्सल्स, और फिर सोर्स सेट इज इक्वल टू image2.jpg। जब इससे ज़्यादा बड़ी डिवाइस हो तो आपने image2 शो करनी है, और अगर हमारे पास पिक्चर का टैग वहाँ पर सपोर्टेड नहीं है तो आपने image source image3.jpg ऑल फ्लावर्स। तो बस आप ये इमेज शो कर देना, ठीक है। अगर ऐसा ब्राउज़र है जो कि पिक्चर को सपोर्ट नहीं करता, यानी कोई बहुत पुरानी डिवाइस है, उस पर बस ये वाली पिक्चर शो हो जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। ये जो आपके पास कोड है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंट तरह से आपके पास बन के आ सकती है कि अगर ये इस तरह की डिवाइस है तो ये पिक्चर शो कर दो, इस तरह की तो ये पिक्चर शो कर दो। तो आपने बस ये कोड अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट द सिंटेक्स एंड पर्पस ऑफ टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी। टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी का सिंटेक्स और पर्पस लिखना है। तो टेक्स्ट शेडो से नाम जाहिर है कि ये जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसके साथ शेडो ऐड करता है। तो टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू ऐड शेडो इफेक्ट टू टेक्स्ट। सिंटेक्स इसका क्या है, हम लिखेंगे टेक्स्ट शेडो, और यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल आएगा, यहाँ पर वर्टिकल आएगा, यहाँ पर आएगा ब्लर, और फिर उसके बाद कलर। ये हमने पहले भी एक एग्जांपल इसकी देखी थी। प्रॉपर्टीज़ हमें गिवन थी कि इतना इतना ऑफसेट ऐड कर दो, ये कलर ऐड कर दो, तो हम ये ऑलरेडी पहले देख चुके हैं बॉक्स के लिहाज से। तो बॉक्स के अंदर जो पैरामीटर्स यहाँ पर आते हैं वही हमारे पास टेक्स्ट में भी आते हैं। तो टेक्स्ट शेडो लिख दिया हमने यहाँ पर 2 पिक्सल 2 पिक्सल, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये इसका ब्लर आ गया कि ब्लर रेडियस का होगा, और यहाँ पर कलर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच CSS कमांड प्रॉपर्टी इज used to move an object 50 पिक्सल राइट एंड 200 पिक्सल डाउन। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो ट्रांसलेट होता है कि हमने जब ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म। जब भी हमने कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, ट्रांसलेट करना है, स्क्यू करना है, इन तमाम चीज़ों के लिए हम ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म कॉलन ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के बाद 50 पिक्सल्स यानी राइट मूव कर देगा इसको, और 200 पिक्सल इसको डाउन मूव कर देगा। तो ये सिंटेक्स होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टोटल विड्थ इज 100% कैलकुलेट द विड्थ ऑफ 1 कॉलम इन 12 कॉलम लेआउट।
एक टोटल विड्थ अगर 100% है तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक कॉलम की विड्थ आ जाएगी जो कि होगी 8.33। नेक्स्ट हमारे पास है कि 12 कॉलम लेआउट है, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्पेसिफाइड कॉलम एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग CSS। हमने क्या करना है, विड्थ कैलकुलेट करनी है स्पेसिफाइड कॉलम की, ठीक है, और वहाँ पे गिवन होंगे कि 4 कॉलम हैं, 8 हैं, जितने भी हैं, तो हमने उसके लिहाज से क्या करना होगा, 12 कॉलम के लिहाज से उसकी विड्थ कैलकुलेट करनी होगी। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 कॉलम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो कॉलम है उसकी विड्थ आ चुकी है, जहाँ पर हमारे पास डिवाइस है 12 कॉलम्स में डिवाइडेड है। अब मुझे चाहिए 1 2 3 4 कॉलम्स की विड्थ चाहिए, तो मैं 8.33 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आया 33.33। तो मेरा जो फोर्थ कॉलम होगा बेसिकली वो 33.33% पर आके ख़त्म हो रहा होगा। तो इस तरह से आपने पेपर में कैलकुलेशन करनी है कि 4 कॉलम के लिए जो विड्थ होगी वो 33.33% होगी। अब मुझे अगर बोला जाता है कि हमने एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाना है जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो विड्थ है, हमने मेन्यू लिखा, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल एक मेन्यू है, ठीक है, मेन्यू की मैंने जो विड्थ है वो लिख दी 25% और इसको फ्लोट लेफ्ट कर दिया। अच्छा, जब भी हम विड्थ लिखते हैं ना अपने 12 कॉलम के अंदर तो फ्लोट लेफ्ट करते हैं। फ्लोट लेफ्ट इसलिए करते हैं कि अगली जो चीज़ आएगी ना ये इसके साथ आगे जुड़ जाएगी, ठीक है, वरना तो अगली चीज़ जब मैं लिखूंगा तो वो अगली लाइन में जाएगी, मैं अगली लाइन में नहीं उसको लेके जाना, मैंने इसके साथ अटैच करना, तो ये फ्लोट लेफ्ट यहाँ पे यूज होता है। फिर ये 25% विड्थ इसकी मिल गई, ठीक है। बाकी जो मैंने चीज़ है वो मैंने मेन को देनी है, तो मैं कर दूंगा विड्थ 75% क्योंकि 100 से 75% बचा था और फ्लोट लेफ्ट। तो ये बेसिकली मेरे पास जो 12 कॉलम्स हैं उनको मैंने 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। इसी तरह से अब यहाँ पर हमारे पास जो 12 कॉलम्स हैं, पहले मैंने अगर हर कॉलम की विड्थ डिफाइन कर दी, ठीक है, जो पहला कॉलम है उसकी इतनी विड्थ होगी, अगला कॉलम इतनी विड्थ तक जाएगा, तीसरा इतनी चीज़ तक जाएगा, चौथा इतना। पहले मैंने ना क्या किया, 12 कॉलम्स की सारी विड्थ्स डिफाइन कर दी हैं। अब कोई भी मैं एलिमेंट यूज़ करूँगा ना, तो मैंने अगर देखना है कि मैंने उसको अगर पेज के हाफ तक लेके आना है तो मैं क्या करूँगा, उसकी जो विड्थ है उसको कॉलम 6 वाला एट्रीब्यूट दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे देख लेते हैं कि हमारे पास अब, अच्छा, अभी तक ये डेफिनेशन ही है यहाँ पर कि कैसे हमने क्या किया कि जितने भी हमारे पास कॉलम्स थे उनको फ्लोट लेफ्ट हमने किया ताकि एक दूसरे से अटैच हो, उनकी पैडिंग 15 पिक्सल कर दी और बॉर्डर भी उनको डाल दिया। अब क्या हुआ कि जब भी मैं कोई डिव बनाऊंगा ना, डिव में जस्ट मैंने क्या करना है, क्लास में कॉलम 3 लिखूंगा ना, तो जो कॉलम 3 की विड्थ है ना वो मेरे इस डिव को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा डिव क्लास इज इक्वल टू 9, तो जो कॉलम 9 की विड्थ है वो इसको मिल जाएगी। मैंने बस एक चीज़ श्योर रखनी है, मेक श्योर करनी है कि जो दोनों मैंने चीज़ें ऐड की हैं ना उनकी जो कॉलम की विड्थ है ना वो 12 ऐड होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने 12 कॉलम्स के लिहाज से विड्थ डिवाइड किए हैं, तो ये 3 + 9 12 होता है। इसी तरह यहाँ पर अगर कोई और एग्जांपल गिवन हो, ठीक है, यहाँ पर गिवन नहीं है, इस तरह फॉर एग्जांपल मैं अब 3 उसको डिवाइड करता हूँ 3 चीज़ों में, 3 मैंने डिव बनाने हैं, एक मेन्यू है मेरा, एक मेरी पिक्चर है और एक राइट साइड पर मेरे पास एड्रेस है, ठीक है। तो मेरे जो तीनों का सम है कॉलम्स का वो 12 के इक्वल लाजमी होना ज़रूरी है। सो दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट फॉर द 12 कॉलम लेआउट। जो भी हमारी स्क्रीन होती है उसको हम 12 कॉलम में डिवाइड करते हैं और फिर उसके लिहाज से हम विड्थ कैलकुलेट कर देते हैं स्पेसिफाइड कॉलम की। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द CSS कोड यूजिंग द HSL कलर मॉडल टू प्रोड्यूस प्योर ब्लू। ब्लू कलर हमने प्रोड्यूस करना है HSL की मदद से, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई RGB इस्तेमाल नहीं करना, हमने कोई यहाँ पर हेक्स इस्तेमाल नहीं करना। तो HSL के लिए हम जस्ट कलर के लिए तो हमने कलर लिख दिया कॉलन, और HSL में अब ब्लू के लिए हम क्या करेंगे 240, 100% और 50%। यानी हमारे पास जो ह्यू है वो 240 है और उसकी जो सैचुरेशन है वो 100% है और उसकी जो लाइटनेस है वो 50% है। हो सकता है आपको ये वैल्यू पेपर में दे दी जाए कि ह्यू इतनी है, सैचुरेशन इतनी है और इसकी लाइटनेस इतनी है, आपने बस इस तरह से लिखना होगा, तो बहुत आसान, दिस विल बी वेरी इजी। नेक्स्ट हमारे पास है राइट अ जावास्क्रिप्ट फॉर लूप। लूप के लिए हमने जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो नॉर्मल जो उसका सिंटेक्स होता है फॉर, फिर हम वेर लिखते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं i = 0, फिर कंडीशन आती है i <5, फिर इसका इंक्रीमेंट आता है i++। तो इस तरह से हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है लूप के लिए। फिर हमारे पास डू वाइल लूप के लिए क्या होता है, हम डू लिखते हैं, डू लिख के हमारे पास जो भी बीच में चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं, और फिर वाइल कंडीशन, ये नॉर्मल इसका सिंटेक्स होता है। फिर है राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ 3 इंटीजर्स। सम ऑफ 3 इंटीजर्स हमने कैलकुलेट करने हैं, तो वेरिएबल a 10, वेरिएबल b 20, वेरिएबल c 30। अब हमने इनको सम करना है, तो वेरिएबल सम इज इक्वल टू a + b + c, इन तीनों को हमने सम कर दिया। फिर है राइट अ कस्टम jQuery फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स एंड राइट द कोड टू कॉल इट। हमने एक jQuery का फंक्शन बनाना है, ठीक है, और उसको फिर कॉल करना है। तो फंक्शन बनाने, jQuery में फंक्शन बनाने के लिए हम लिखेंगे फंक्शन, साथ में हम उसका नाम लिखेंगे सम,
और ए बी इसके दो पैरामीटर्स आएंगे और फिर ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न ए प्लस बी। और जब हमने इसको कॉल करना है तो हम यहाँ पर इसको सम नाम लिख के पैरामीटर पास कर देंगे और फिर इसकी वैल्यू कहीं पर हमने स्टोर करनी है तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट। तो ये ओवरऑल सिंटेक्स है, एक फंक्शन है एडिशन का और फिर हम उसको यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट डिटरमिन्स वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। एक नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर इवन होता है, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो ऑड होता है। तो ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे। हमने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम रखा इवन ऑड और उसके अंदर एक नंबर पास होगा। फंक्शन हमारा चेक करता है कि अगर 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट इवन कर दो, ठीक है, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑड कर दो। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में अगर लिखा जाए कि एक पी का टैग है, वहाँ पर आपने उसको अपडेट करना है तो आप प्रॉपरली लिखेंगे इसको। ये प्रॉपर बुक के लिहाज से डॉक्यूमेंट डॉट राइट ठीक नहीं है, ठीक है, आपने कंडीशन यही लगानी है। लेकिन जब आपने ये लिखना है ना इवन, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा पेपर में, आपने एक पी का टैग डिफाइन कर देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पी का टैग डिफाइन किया है, ये ओपन हो गया पी का टैग और यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसका एक एट्रीब्यूट मैंने लिखना है id इज इक्वल टू, और कोई भी मैं यहाँ पर id लिख सकता हूँ इसकी। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि इसकी id है प्रिंट, ठीक है, कि यहाँ पर मैंने अपनी जो भी चीज़ है वो प्रिंट करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास मैं चेक करूँगा कि अगर 2 से उसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है तो अब मैंने इवन लिखना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, ठीक है, एलिमेंट लूँगा बाय id, ठीक है। और id में मैं लिखूंगा कि उसकी id क्या है, id इसकी मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन लिखी है, प्रिंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट, ठीक है, ये मेरा एलिमेंट आ गया। अब मैं लिखूंगा इनर html, इसकी जो इनर html है उसको आप किस चीज़ के इक्वल कर दो, जो भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आई है, जहाँ पर मेरे पास मैं लिख दूंगा इवन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा कि जब मेरे पास ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर मेरे पास इवन लिखा आ जाए, अदरवाइज एल्स में मैं फिर यही प्रॉपर चीज़ कॉल करके बस इवन की जगह ऑड लिख दूंगा। तो ये हमारे पास कोड होगा एक इवन ऑड फंक्शन बनाने के लिए इन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल। हमने एक फंक्शन बनाना है जो स्क्वायर कैलकुलेट करे और फिर वेरिएबल के अंदर रिजल्ट असाइन करना है। तो फंक्शन आ गया स्क्वायर नम, जो भी आपके पास फंक्शन गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, ऐड करना है, स्क्वायर बनाना है, इवन ऑड चेक करना है। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, नम को इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा और इसको कॉल करेंगे नंबर पास करके और रिजल्ट में सेव कर देंगे। जब भी हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम var इस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिससे वेरिएबल बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिजर्व वर्ड्स एंड व्हाई दे कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, आल्सो राइट एनी 4 रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे ये var है, इफ है, फॉर है, फंक्शन है, ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं। इनको हम रिजल्ट जैसे हमने एक नाम बनाया, इनमें इस नाम में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये हमारे पास रिजल्ट जो है ये आपने रिजल्ट इसके अंदर स्टोर करना है या ये बेसिकली आप कंडीशन इफ एल्स लगा रहे हो, ठीक है। तो रिजर्व वर्ड्स आर द वर्ड दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग्स इन जावास्क्रिप्ट। दे आर पार्ट ऑफ लैंग्वेज सिंटेक्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते। कोई भी 4 रिजर्व वर्ड्स अगर हम बताएं तो इफ है, एल्स है, फॉर है और वाइल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग कोड राइट द आउटपुट। तो हमारे पास कोड गिवन है, a इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 0, b इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 0 और c इज इक्वल टू a प्लस b। तो a को जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो 5 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी होगा और साथ में माइनस, तो ये माइनस इन्फिनिटी। और जब हम इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास NaN नॉट अ नंबर आएगा। तो ये हमारे पास आउटपुट इनकी रिटर्न होगी इन तमाम चीज़ों को आपस में एवेलुएट करने से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, राइट द आउटपुट ऑफ द जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट यूजिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कोड गिवन होगा उसमें ब्रेक जब होता है तो ब्रेक पे हम सारा आगे का कोड जो हमारा लूप होता है उसको ख़त्म कर देते हैं, जबकि कंटिन्यू में सिर्फ हम एक आइट्रेशन को स्किप करते हैं, पूरा का पूरा लूप हमारा ख़त्म नहीं हो जाता, सिर्फ आई की अगली वैल्यू पे हम चले जाते हैं। नेक्स्ट है, गिवन अ कोड स्निपेट यूज पॉप एंड गेट एलिमेंट बाय id, राइट द आउटपुट फॉर टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। तो हमारे पास जो पॉप होता है ना, पॉप क्या करता है, जो हमारे पास अरे होती है उसके लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। और जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आप किसी भी आईडी से एलिमेंट को गेट करते हैं और उसके इनर एचटीएमएल के अंदर चेंज करते हैं। तो हमारे पास एक कोड गिवन होगा, उसके अंदर ये पॉप यूज़ हो रहा होगा, ये चीज़ यूज़ हो रही होगी, आपने उसका आउटपुट लिखना होगा फॉर टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। तो ये क्या करेगा कि आईडी के लिहाज से टेस्ट 2 को लेगा, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी टेस्ट 1 डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू दिस, और वहाँ पर कोई जो भी चीज़ होगी पॉप करके वहाँ
पर आ जाएगी, और उसके अलावा जो test2 है वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉप करके फिर कोई चीज़ आ जाएगी। तो आपने वो देखना है क्या वैल्यू है, उससे क्या लास्ट वैल्यू रिमूव हो रही है, और आपने वो प्रिंट कर देनी कि क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का एक कोड गिवन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन एन अरे। अरे गिवन है, वेरिएबल अरे इज इक्वल टू 1 2 3, डिटरमिन द रिजल्ट ऑफ अरे डॉट लेंथ। इसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास, 1 2 3 की 3 लेंथ होगी, तो हम 3 लिख देंगे। लेंथ 0 से हमारे पास क्या आएगा, तो लेंथ 0 से तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, लेंथ तो हमारे पास एक इटसेल्फ एक एट्रीब्यूट है, तो लेंथ तो हमारे पास 3 आ जाएगी, लेकिन लेंथ 0 करने से मेरे पास सिर्फ 1 की लेंथ नहीं आएगी बल्कि अनडिफाइंड आएगा, क्या ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। और लेंथ 2 करने से भी मेरे पास अनडिफाइंड आएगा। अगर मैं अरे का नाम यूज़ करते हुए इंडेक्सिंग प्रॉपरली करता कि अरे के साथ 0 लिखता तो मेरे पास पहला एलिमेंट आ जाता, अरे के साथ 2 लिखता तो मेरे पास थर्ड एलिमेंट ये आ जाता, क्योंकि 0 1 2 2 इंडेक्स पे 3 पड़ा है तो 3 रिटर्न हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम लेंथ के साथ इंडेक्सिंग यूज करें तो ये अनडिफाइंड होता है, ये कोई प्रॉपर वे नहीं है किसी भी काम को करने का। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन एन अरे वेयर कार्स इज इक्वल टू टोयोटा, होंडा, BMW, ऑडी। आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू अरे। अरे से रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं। फॉर एग्जांपल कार 0 से क्या आएगा, कार 0 से टोयोटा आ जाएगा, 1 से क्या आएगा, होंडा आ जाएगा, 2 से क्या आएगा, BMW आ जाएगा, 3 से क्या आएगा, ऑडी आ जाएगा। कार्स की अगर मैं लेंथ निकालूं तो वो 1 2 3 4 इसकी लेंथ आ जाएगी। कार डॉट पुश करूंगा तो इसके अंदर सुजुकी ऐड हो जाएगा। ठीक है, पुश हो जाएगा। पॉप करूंगा तो इसके अंदर से अगर सुजुकी ऐड हुआ है सुजुकी पॉप हो जाएगा, अगर सुजुकी ऐड नहीं हुआ हुआ तो ऑडी पॉप हो जाएगा। ठीक है, जो भी लास्ट एलिमेंट है वो पॉप हो जाएगा इसमें से। तो ये डिफरेंट इसके ऊपर ऑपरेशंस हैं, आपने इनके आउटपुट लिखने होंगे। इसके अलावा एक स्लाइस होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कि कार्स डॉट स्लाइस 0 4, तो 0 से लेके 4 तक 4 इंडेक्स पे ये नहीं जाएगा, 4 से पीछे तक जाएगा, 0 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 ये एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा स्लाइस में। तो स्लाइस वाला भी जो फंक्शन है वो आपने देखना है। ठीक है, कि वो क्या करता है। उसके बाद है हाउ डू यू असेस एन ऑब्जेक्ट विद द गिवन वैल्यू। कोई गिवन वैल्यू गिवन है आपको, आपने ऑब्जेक्ट को कैसे असेस करना है। तो हम डॉट नोटेशन से भी असेस कर सकते हैं और ब्रैकेटेड नोटेशन से भी असेस कर सकते हैं। जैसे obj डॉट नेम, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ एट्रीब्यूट का नेम लिख दें, या फिर ऑब्जेक्ट के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट में भी नेम लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम किसी एट्रीब्यूट को असेस कर सकते हैं। उसके बाद है गिवन द फॉलोइंग जेसन ऑब्जेक्ट। आपके पास एक ऑब्जेक्ट गिवन है, फोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। राइट द कोड टू असेस द फोन वैल्यू। हमने इसको असेस करना है, तो मैं लिखूंगा obj डॉट फोन, या obj के स्क्वायर ब्रैकेट में फोन लिख दूंगा। तो obj डॉट फोन या obj स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग की फॉर्म में यानी डबल कोटेशंस में मैं फोन लिखूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस एट्रीब्यूट को असेस कर सकते हैं। फिर है राइट द एंटिटीज यूज्ड इन जेसन। जेसन के अंदर क्या क्या एंटिटीज हमारे पास यूज होती हैं। एंटिटीज बेसिकली क्या होती हैं, हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं। तो इसके अंदर स्ट्रिंग होती है, नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट, अरे, नल, इस तरह की डिफरेंट इसके अंदर डाटा टाइप्स यूज हो रही होती हैं हमारे पास जेसन के अंदर। ठीक है, तो हमने कोई सी 3-4 बतानी है जो हैंडआउट्स में गिवन हो। स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, ऑब्जेक्ट है, अरे है और नल है। उसके बाद हमारे पास है कि राइट द कोड टू सेव डाटा इन लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक डाटा है, हमने उसको लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूज करते हैं। यानी लोकल स्टोरेज से लोकल स्टोरेज आ गया, सेव करने के लिए सेट आइटम यूज करते हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि नेम में अली स्टोर कर दो। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू अदील, या लोकल स्टोरेज डॉट नेम इज इक्वल टू अली। किसी तरह भी हम इसको कर सकते हैं। अगर हमने कोई वैल्यू लेनी हो, ये तो सेव करने के लिए, अगर हमने देखना हो कि नेम में क्या स्टोर हुआ है, तो हम करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नेम। तो नेम में जो भी चीज स्टोर होगी, जहां पे अली स्टोर हुई है, तो वो मेरे पास रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद है राइट द पर्पस ऑफ HTML टैग्स सच एज नैव। नैव हमारे पास मेन्यू के लिए होता है, यानी नेविगेशन के लिए होता है। डिफाइंस अ सेक्शन कंटेनिंग नेविगेशन लिंक्स, या फिर मेन्यू भी बोल सकते हैं। फुटर डिफाइंस द फुटर ऑफ अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन। मार्क हाईलाइट्स और मार्क्स द इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इसके अलावा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट HTML के टैग्स हैं, हेडर है जो कि हेडर को डिफाइन करता है, सेक्शन है जो सेक्शन को डिफाइन करता है, आर्टिकल है जो किसी आर्टिकल को या पोस्ट को डिफाइन करता है, इंडिपेंडेंट कंटेंट को। असाइड है डिफाइंस कंटेंट रिलेटेड टू द मेन कंटेंट, जो मेन कंटेंट हमारे पास असाइड पड़ा हुआ है उसको बताता है। फिगर डिफाइंस द सेल्फ कंटेंट कंटेंट सच एज इमेज, इमेज को बताता है। फिग कैप्शन, जो भी हमारे पास फिगर है, इमेज है, उसकी कैप्शन को बताता है, डिफाइंस द कैप्शन फॉर ए फिगर। तो ये हमारे पास डिफरेंट HTML के टैग्स हैं। फिर है राइट एंड द अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट्स फॉर HTML इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट के अंदर क्या क्या हम एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। हम इनपुट की टाइप बताते हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास रेडियो है, सबमिट है, क्या इसकी टाइप है। ठीक है, टेक्स्ट है,
फॉर्म में अगर हमने कुछ फिल कराना है तो हम टाइप में टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद नेम इसका क्या है, इसकी वैल्यू क्या है और इसकी आईडी क्या है। इस तरह के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम इनपुट एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद राइट द सिंटैक्स ऑफ ड्रैगेबल HTML एट्रीब्यूट, यानी हमने एक HTML एट्रीब्यूट है ड्रैगेबल, उसको ट्रू करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ का टैग गिवन है, उसको ट्रू करना है, ड्रैगेबल बनाना है, तो हम लिखेंगे p ड्रैगेबल इज इक्वल टू ट्रू, यानी एक एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे ड्रैगेबल इज इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा कि वो एलिमेंट हमारे पास ड्रैगेबल बन जाएगा, हम उसको पकड़ के एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकेंगे। फिर एलिमेंट ड्रैगेबल इज इक्वल टू ट्रू करना है या फॉल्स करना है, ये इसका नॉर्मल सिंटेक्स है, ठीक है। उसके बाद है राइट द एप्रोप्रिएट HTML कैनवस मेथड्स फॉर द गिवन टास्क। आपको टास्क गिवन होंगी, आपने उसके लिहाज से कैनवस के मेथड्स बताने हैं। अगर हमने लाइन ड्रॉ करनी है तो हम लाइन 2 यूज़ करते हैं। अगर हमने मूव ड्राइंग कर्सर, ठीक है, यानी जो ड्राइंग कर्सर है उसको मूव करना हो तो मूव 2 हम करते हैं, ठीक है। तो लाइन 2 और मूव 2 इन दोनों से मिलके हमारे पास एक लाइन ड्रॉ होती है कैनवस पर, ठीक है। उसके बाद है ड्रॉ अ फिल्ड रेक्टेंगल। अगर हमने एक रेक्टेंगल बनाना है जो कि फिल्ड हो तो हम फिल्ड रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉ अ स्ट्रोक रेक्टेंगल, अब अगर हमने ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जैसे ये मैंने अभी बनाया, ठीक है, कि इसके बॉर्डर तो हैं, बीच में कुछ फिलिंग नहीं हुई हुई, तो ये स्ट्रोक रेक्टेंगल से बनता है। फिर हमने एक सर्कल बनाना है तो वो आर्क से बनता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, सर्कल ये है, हम आर्क यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद राइट टेक्स्ट, अगर आपने कोई टेक्स्ट राइट करना है तो उसके लिए फिल टेक्स्ट यूज़ होता है। और अगर आपने आउटलाइन टेक्स्ट बनाना है, यानी ऐसा टेक्स्ट जो फिल ना हो, उसके लिए हम स्ट्रोक टेक्स्ट यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक टेक्स्ट वाला। उसके बाद है कि अगर आपने कोई इमेज ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हम ड्रॉ इमेज यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई पाथ स्टार्ट करना हो तो हम उसके लिए बिगन पाथ करते हैं। अगर ड्रॉ करना हो तो हम स्ट्रोक यूज़ करते हैं। अगर हमने फिल करना हो तो हम फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोज करना हो पाथ को तो हम क्लोज पाथ यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्लोज पाथ बुक में मेंशन नहीं है, बिगन पाथ भी मेंशन नहीं है, स्ट्रोक फिल और इसके अलावा स्ट्रोक टेक्स्ट, फिल टेक्स्ट, आर्क, स्ट्रोक रेक्ट, फिल रेक्ट, ये आपने देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट द अप्रोप्रिएट जावास्क्रिप्ट अरे मेथड्स फॉर द गिवन सिनेरियोज। गिवन सिनेरियोज होंगे, उनके लिहाज से आपने जावास्क्रिप्ट के अरे मेथड्स लिखने हैं। तो बहुत ही आसान है अरे के मेथड्स जो हम देख चुके हैं। कोई भी एलिमेंट हमने एंड पर ऐड करना हो तो हम उसके लिए पुश यूज़ करते हैं। कोई लास्ट में हमने एलिमेंट ऐड करना तो उसके लिए हम पॉप यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये पुश नहीं आपने यहाँ पे लिखना, आपने अपेंड लिखना है, क्योंकि बुक में पुश मेरे ख्याल से यूज़ नहीं हुआ हुआ, अपेंड यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये आपने कंफर्म कर लेना, मेरे ख्याल से यहाँ पर अपेंड होगा पुश की जगह, ठीक है, क्योंकि पुश हम स्टैक में प्रॉपरली अगर देखें तो यूज़ करते हैं। अपेंड मेरे ख्याल से यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। आपने हैंड आउट से ये कन्फर्म करना है एलिमेंट एंड पर ऐड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है ऐड एलिमेंट एट द बिगनिंग। बिगनिंग में अगर हमने कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अनशिफ्ट। रिमूव फर्स्ट एलिमेंट, तो उसके लिए हम शिफ्ट यूज़ करते हैं। ज्वाइन अरे एलिमेंट्स, अरे के एलिमेंट्स को अगर हमने ज्वाइन करना हो तो उसके लिए हम ज्वाइन यूज़ करते हैं। उसके अलावा रिवर्स एन अरे, इसके लिए रिवर्स का फंक्शन है। सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट का फंक्शन है। एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ एन अरे, किसी अरे का अगर आपने पार्ट कोई एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए स्लाइस है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। फिर ऐड रिमूव एलिमेंट्स एज अ स्पेसिफिक पोजीशन, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे आपने एलिमेंट्स को ऐड करना है, रिमूव करना है, उसके लिए सप्लाइस है। तो ये स्लाइस और सप्लाइस दोनों आपने हैंड आउट से देखने हैं, ठीक है। उसके बाद है फाइंड अरे लेंथ। अरे की लेंथ अगर आपने फाइंड करनी हो तो उसके लिए लेंथ की प्रॉपर्टी, यानी ये प्रॉपर्टी इसलिए लिखा हुआ है कि इसके साथ आपने ब्रैकेट्स नहीं लगानी, ये ऐसे ही आएगा विदाउट पेरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी अरे को स्ट्रिंग में चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास टू स्ट्रिंग का फंक्शन यूज होता है। अच्छा, कोई HTML का एलिमेंट है ना, अगर आपने उसके एंड पर कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप अपेंड यूज़ करेंगे। अगर आपने उसके शुरू में कोई चीज़ ऐड करनी है तो हमारे पास प्रीपेंड होगा। और अगर आपने बाद में उसके, यानी एंड में नहीं, उसके बाद तो आफ्टर होगा। और अगर उससे पहले ऐड करनी है तो उसके लिए बिफोर होगा। तो डिफरेंट मेथड्स आपने देख लेने हैं। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमारे पास एक फंक्शन हमने डिफाइन करना है जो कि वैल्यूज़ को, अरे की वैल्यूज़ को सॉर्ट करता है, ठीक है। तो अब उसमें एक कंडीशन दी होगी कि असेंडिंग में सॉर्ट करता है या डिसेंडिंग में सॉर्ट करता है। तो अब हम फंक्शन अगर डिफाइन करते हैं, फंक्शन ए बी, ठीक है, इसके अंदर दो वैल्यूज़ जाएंगी ए और बी, और हमने रिटर्न करते हैं ए माइनस बी। तो बेसिकली क्या करता है, कंपेयर करता है दोनों वैल्यूज़ को। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ए जो है वो 40 के इक्वल है और बी 100 के इक्वल है। तो सॉर्ट मेथड क्या करेगा, जो यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, ये कॉल करेगा कंपेयर फंक्शन को, ठीक है, 40 100। तो कैलकुलेट करेगा 40 माइनस 100, यानी ए में से बी को माइनस करेगा एंड रिटर्न्स माइनस 60 अ नेगेटिव वैल्यू। तो सॉर्ट फंक्शन विल सॉर्ट 40 एज अ वैल्यू लोअर देन 100, यानी अगर इनको माइनस करने से नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये 40 को पहले रख देगा और 100 को बाद में रख देगा। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर की सॉर्टिंग होती है। यानी जब भी हम कोई भी हमारे पास अरे गिवन है, फॉर एग्जांपल ये वेयर पॉइंट्स इज इक्वल टू डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर जब हमने इसकी सॉर्टिंग अप्लाई करनी है तो हम पॉइंट्स डॉट सॉर्ट करके उसके अंदर फंक्शन लिखते हैं ए बी
ठीक है, सॉर्ट लिखा, सॉर्ट में से साथ लिख दिया फंक्शन ए बी रिटर्न ए माइनस बी। अब ये फंक्शन इसको क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर देगा, ठीक है। और हमारे पास जो फंक्शन ए बी है इसके बारे में यह तमाम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो अरेज हैं, हमने आपस में जोड़ के लिखना है, यानी इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को, तो हम डॉट कनकैट का वर्ड यूज़ करते हैं, जिससे हमारे पास दोनों अरेज कनकेटिनेट हो जाती हैं आपस में। और ये स्लाइस का मेथड है, जिससे 1 3 जब हमने लिखा तो ये 1 से लेकर 3 तक, अब 3 में नहीं जाएगा तो ये इससे एक -2 तक जाएगा, तो 1 से लेकर 2 तक हमारे पास 1 और 2 इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ हैं वो रिटर्न हो जाएंगी। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर एक वैल्यू देता हूँ 2, तो ये फिर 0 से लेकर स्टार्ट करेगा, सॉरी 2 से ये स्टार्ट करेगा और 2 से स्टार्ट करके एंड तक जाएगा। तो ये यहाँ पर 2 इंडेक्स पे देखें 0 1 2, 2 पे लेमन है, एप्पल, मैंगो, तो ये हमारे पास रिटर्न हो जाए। तो यहाँ पर अगर जो सिंगल वैल्यू होती है ये बताती है कि कहाँ से अब स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है। इसके अलावा हमारे पास जो ये ऑपरेटर्स है ना, इक्वल टू के लिए और इक्वल टू एंड इक्वल टाइप के लिए, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। जो हमारे पास डबल साइन होता है ना इक्वल का, ये सिर्फ हमारे पास चेक करता है कि वैल्यू इक्वल है या नहीं, और जो ट्रिपल इक्वल है ये चेक करता है वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए और टाइप भी इन दोनों की इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह जब नॉट इक्वल होगा वो चेक करेगा कि सिर्फ जो है ना उनकी वैल्यू इक्वल ना हो, जबकि नॉट इक्वल इक्वल चेक करेगा कि वैल्यू भी इक्वल ना हो और टाइप भी दोनों की इक्वल ना हो। यानी इसको आसान अल्फाज में समझाने के लिए अगर मैं इससे पूछूं कि मुझे बताओ कि मेरे पास 5 और 10 ये नॉट इक्वल हैं या नहीं, तो ये मुझे क्या चीज़ रिटर्न करेगा, आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। कि जब मेरे पास ये 5 नॉट इक्वल 10 कर रहा है तो इनकी वैल्यू डिफरेंट है लेकिन इनकी टाइप डिफरेंट नहीं है, तो ये वाली जो चीज़ है ये मुझे क्या रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी, या आपने मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। इसके अलावा जो इफ़ एल्स एल्स इफ और स्विच की स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट हैं फॉर MCQs। कि इफ़ जो होता है ये चेक करता है कि ब्लॉक कोड का कौन सा एग्जीक्यूट करना है कंडीशन ट्रू होने पर, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स चलेगा, और अगर पिछली कंडीशन फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ चलेगा। और स्विच जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेटिव कंडीशंस को चेक करता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको ये समझ आ जाए तो अच्छी बात है, कि अगर हमारे पास एक अरे है, मैंने उसका नाम रखा फ्रूट्स, ठीक है। तो जब मैंने इसकी टाइप चेक करनी है तो मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं टाइप ऑफ फ्रूट्स करूँगा तो मेरे पास इसकी टाइप रिटर्न होगी ऑब्जेक्ट, लेकिन ये तो एक अरे है, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में, जो कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करके चेक करता है कि उसके अंदर इंडेक्स कितने इस्तेमाल हुए हैं। अगर जो कंस्ट्रक्टर है उसके इंडेक्स जो हैं वो 0 से ज़्यादा हैं, -1 से ज़्यादा हैं, यानी उसके अंदर 0 इंडेक्स भी है, इसका मतलब एक अरे है जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर हुई है, कि एक वैल्यू स्टोर होगी उसका इंडेक्स 0 होगा। तो मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो मेरा कंस्ट्रक्टर है उसको मैं स्ट्रिंग में चेंज करके इसका इंडेक्स चेक करूँगा कि वो ग्रेटर देन -1 है या नहीं। तो ये मेरे पास एक फंक्शन होता है जिसके अंदर है फंक्शन इज़ अरे, यानी ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया है जो चेक करेगा अरे है या नहीं, और इसको मैं पास करूंगा अपनी अरे माई अरे, ठीक है। ये क्या करेगा, रिटर्न माई अरे डॉट कंस्ट्रक्टर, जो भी मैंने अरे इसको पास की है इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसका इंडेक्स चेक करेगा, इंडेक्स ऑफ अरे ग्रेटर देन -1। अगर वो -1 से ग्रेटर है इसका मतलब उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर हुई हुई है और वो एक अरे है, तो यहाँ पर ये बता देगा कि ये अरे है या नहीं। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कोई भी अरे को कि वो अरे है या नहीं। क्यों टाइप ऑफ से हम चेक नहीं कर सकते, टाइप ऑफ जो होता है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये MCQ में भी इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ क्या रिटर्न करता है। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना MCQs में आजकल आ रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर ABC लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है। तो ये कहने का इसका मतलब ये है कि फाइंड एनी ऑफ द करैक्टर्स बिटवीन द ब्रैकेट्स, जो भी ब्रैकेट्स के अंदर करैक्टर्स हैं उनमें से कोई भी आप निकाल दो, ठीक है। 0 से 9 का मतलब ये है कि डिजिट्स बिटवीन द ब्रैकेट्स, जो भी ब्रैकेट्स हैं उनके दरमियान कोई भी डिजिट आ रहा है, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है। और x और y का मतलब है कि दोनों में से एक चीज़ आपने लेनी है, या x लेनी है या y लेनी है। तो ये एक्सप्रेशंस आप एक बार बुक में हैंडआउट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है टॉपिक यहाँ से, ठीक है। इसमें जो सिंटेक्स होता है यहाँ पर हमारे पास पैटर्न होता है और पैटर्न के साथ मॉडिफायर होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट है जो कि पैटर्न है और मॉडिफायर है आई। अब मॉडिफायर्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आई का मतलब है कि केस इनसेंसिटिव मैचिंग करनी है, इनसेंसिटिव से आई बना। जी का मतलब है ग्लोबल मैच करना है, ठीक है, कि जितने भी मैचेस हैं रादर देन स्टॉपिंग आफ्टर द फर्स्ट मैच नहीं करना, सारे मैचेस मुझे निकाल के दो। और एम का मतलब है कि मल्टी लाइन में आपने मैचिंग करनी है, यानी मेरा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो मल्टी लाइन का है और जो रिजल्ट है वो भी मल्टी लाइन में पड़ा हुआ है, तो उस लिहाज से मैचिंग करो, ठीक है। तो ये पेज नंबर 40 से आपने एक बार रेगुलर एक्सप्रेशन MCQs के लिए देख लेने। जो जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं ना, झंडे को रस्सी से खींच के ऊपर पोल पर चढ़ाते हैं, तो
जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जितने भी हमारे पास डिक्लेरेशंस होती है ना वेरिएबल्स की, उनको होस्टिंग करता है, डंडे पे ऊपर चढ़ा देता है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स इज इक्वल टू 5 और मैं डिक्लेयर इसको कर रहा हूँ वेरिएबल एक्स को नीचे जाके, तो ये ऑटोमेटिकली होस्टिंग करेगा और जितने भी डिक्लेरेशंस है ना उनको टॉप पे ले आएगा जो भी उसका कोड होगा। लेकिन जो इनिशियलाइजेशंस होती हैं ना उनको वो होस्ट नहीं करेगा, सिर्फ डिक्लेरेशंस को करेगा। डिक्लेरेशन जैसे हमारे पास वेर एक्स वेर 5 वाई, ठीक है, सिर्फ अगर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल तो वो उनको होस्ट करेगा। इनिशियलाइजेशन यानी जो उसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ उसको वो होस्ट नहीं करता। जावास्क्रिप्ट की जो एरर हैंडलिंग है, इसमें ट्राई स्टेटमेंट होती है जो ब्लॉक को ट्राई करने के लिए होती है। फिर जब ट्राई करने से जो भी एरर मैंने थ्रो करना है उसके लिए मैं थ्रो स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ कस्टम एरर क्रिएट करने के लिए। अब मैंने जो एरर क्रिएट कर लिया है उसको मैंने हैंडल करना है, तो उसके लिए मैं कैच करता हूँ कि जो एरर थ्रो हुआ है उसको कैच करूँ एक जगह पर और वहाँ पर मैं अपना कोड एक हैंडल कर लूँ कि अच्छा ये एरर हो गया, प्रिंट कर दूँ। और फाइनली स्टेटमेंट होती है, ये इन सब के अलावा होती है कि ये जो भी यहाँ पर कहानी हो रही है मुझे इससे गर्ज नहीं है, आप आफ्टर ट्राई एंड कैच रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट इस फाइनली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर ट्राई में ब्लॉक ऑफ कोड टू ट्राई आता है, फिर कैच में हम एरर कैच करते हैं जो यहाँ से थ्रो हुआ होता है और फिर हम उसका एरर यहाँ पे कर लेते हैं हैंडलिंग, ठीक है। जैसे इनर HTML है डेमो में, वहाँ पे मैं एरर मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये ट्राई एंड कैच वाला जो है आपने एक बार है 143 पेज यहाँ से आपने देख लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी आपको कवर करवाया है कि जो हमारे पास दिस है ये करंट एलिमेंट को हाइड करता है। अगर हम p डॉट हाइड करेंगे तो ये जितने भी p एलिमेंट्स हैं उनको हाइड कर देगा। डॉट टेस्ट जो हाइड करेंगे, डॉट क्लास के लिए होता है, जो जितनी भी क्लास टेस्ट हैं वो हाइड हो जाएंगी। और अगर हैश करेंगे तो जितनी भी ID टेस्ट हैं वो हाइड हो जाएंगी। तो ये आपने याद रखना है फॉर दी शॉर्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। अच्छा, अगर मैंने तमाम एलिमेंट सेलेक्ट करने हो तो मैं एस्टेरिक ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ करंट एलिमेंट के लिए दिस को, और पी के अगर मैंने क्लास इंट्रो सेलेक्ट करनी है तो मैं डॉट क्लास के लिए यूज़ करूँगा तो पी डॉट इंट्रो हो जाएगा। पी के अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट यूज़ करने हैं तो मैं क्या करूँगा, पी कॉलन फर्स्ट, ठीक है, पी कॉलन फर्स्ट। और अगर मैंने फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट चूज़ करना है तो मैं लिस्ट कॉलन फर्स्ट करूँगा, और जिसके मैंने चूज़ करने हैं फॉर द फर्स्ट UL तो यहाँ पर मैं UL लिख दूंगा। तो UL की जो लिस्ट है उसके कॉलन फर्स्ट एलिमेंट चूज़ कर लूँगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। और जो हमारे पास फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट ऑफ एवरी UL, ठीक है, तो मैं UL एलिमेंट इसका लिस्ट है तो UL स्पेस लिस्ट और उसके बाद कॉलन डाल के फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ पहले वाले UL का पहला लिस्ट एलिमेंट देखना था तो उसके लिए मैंने सिर्फ फर्स्ट यूज़ किया था, लेकिन जब मैंने एवरी UL बोल दिया तो मुझे इसके तमाम चाइल्ड चाहिए तो मैंने फर्स्ट चाइल्ड लिख दिया। एवरी के लिए मैं चाइल्ड यूज़ कर लूँगा। अच्छा, जो हमने डिफरेंट पैरामीटर्स देखे थे, स्पीड था, ईजिंग था और कॉल बैक फंक्शन था, उनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। जो हमारे पास स्पीड होता है ये मिली सेकेंड्स में भी हम दे सकते हैं और स्लो या फास्ट भी बता सकते हैं उसकी स्पीड क्या होगी एनिमेशन की, या फेड इन फेड आउट की। जो ईजिंग होता है ये स्विंग होता है या लीनियर होता है। स्विंग का मतलब है कि शुरू में स्लो होगा, एंड में भी स्लो होगा, और लेकिन दरमियान में फास्ट होगा। और लीनियर का मतलब है कि कांस्टेंट स्पीड में चलेगा, ऊपर नीचे स्पीड नहीं होगी। और कॉल बैक का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अ फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द मेथड इज कंप्लीट। तो ये फंक्शन भी मैंने आपको बताया था कि जे क्यूरी में अगर हमने HTML के एलिमेंट्स को थोड़ा मॉडिफाई करना हो, अपेंड जो क्या करता है, इंसर्ट कंटेंट एट द एंड, प्रीपेंड इंसर्ट कंटेंट एट द बिगनिंग, आफ्टर का मतलब है आफ्टर द एलिमेंट, एंड बिफोर का मतलब है इंसर्ट कंटेंट बिफोर द एलिमेंट। अच्छा, जब हमने साइडवेज ट्रैवर्सिंग करनी होती है डॉम में सिबलिंग्स के लिए, तो हमारे पास एक सिबलिंग्स का मेथड होता है, एक नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑल, नेक्स्ट अनटिल, प्रीवियस, प्रीवियस ऑल और प्रीवियस अनटिल। तो इसकी कंडीशन के लिहाज से आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं कि करंट एलिमेंट से लेके अगर आपने सिर्फ उसके सिबलिंग्स देखने हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट ऑल देखने हो तो क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट अनटिल कब यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। जस्ट आपने याद रखना है कि साइडवेज ट्रैवर्सिंग के लिए हमारे पास ये होते हैं। जब हमने इंसेस्टर्स को ट्रैवर्स करना होता है तो पेरेंट्स, पेरेंट, पेरेंट अनटिल होता है, पेरेंट्स अनटिल होता है। चिल्ड्रन के लिए हमारे पास चिल्ड्रन और फाइंड होता है, और साइडवेज के लिए हमारे पास ये मेथड्स होते हैं। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन था XML की स्टेटमेंट से रिलेटेड ना, तो आपने ये स्टेटमेंट्स एक बार गो थ्रू करनी है। पेज नंबर 213 पर ये स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, ट्रू फॉल्स आपसे पूछा जाएगा XML से रिलेटेड। कि XML जो होता है ना हैवली यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये हमारे पास MCQ भी इंपॉर्टेंट है कि ये बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन यूज़ किया जाता है, या सिर्फ ऑनलाइन या सिर्फ ऑफलाइन। फिर XML एक्सटेंसिबल है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल रूल्स टैग्स का इस्तेमाल करता है, कोई इसके अंदर प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते, हम अपनी मर्जी के टैग्स डाल सकते हैं, तो इसलिए एक्सटेंसिबल है। वैलिडेशन स्कैमा लैंग्वेजेस जैसे XSD, स्कैमेट्रॉन की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर। और हायरार्किकल स्ट्रक्चर इसके अंदर सूटेबल होता है मोस्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। हायरार्किकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर, हमने देखा है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और इम्यून होती है चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी। ये आपने डिफरेंट स्टेटमेंट्स पढ़नी है। XML फाइल्स जो होती हैं ये टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, जो कि कोई भी टेक्स्ट एडिटर इनको मैनेज कर सकता है, कोई प्रॉपर इसके लिए आपको स्टूडियो नहीं चाहिए। बहुत सिंपल है। 10 सिंटेक्स रूल, मतलब समझेंगे हैं ही नहीं रूल।
एक्सएमएल टैग्स जो होते हैं ये प्री डिफाइंड नहीं होते, आप यूज़र डिफाइंड अपनी मर्जी के टैग्स बना सकते हैं। न्यू इंटरनेट लैंग्वेजेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मार्कअप लैंग्वेज है ये HTML की तरह, डिस्क्राइब डाटा करने के लिए ये डिज़ाइन की गई थी, और रिप्लेसमेंट ये HTML की नहीं है। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपसे स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन में गिवन होंगी, पूछा जाएगा ट्रू है या फॉल्स। एक MCQ ये भी इंपॉर्टेंट है कि XML डॉक्यूमेंट वैलिडेटेड अगेंस्ट अ DTD इज वेल फॉर्म्ड एंड वैलिड। जो DTD के वाला होता है ये वेल फॉर्म्ड और वैलिड होता है, जबकि XML जो करेक्ट सिंटेक्स वाला होता है ये सिर्फ वेल फॉर्म्ड होता है। अगर आपने वैलिड भी देखना हो तो ये DTD वाला होता है। और ये DTD की डिफरेंट स्टेटमेंट्स भी मैंने आपको बताई थी। XML स्कैमर्स जो होते हैं ये पावरफुल होते हैं DTD से। XML स्कैमर्स XML में लिखे होते हैं, एक्सटेंसिबल होते हैं, डाटा टाइप सपोर्ट करते हैं, नेम स्पेसिस को भी सपोर्ट करते हैं। और DTD की भी मैंने अब डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपको ट्रू फॉल्स बताई। जेसन और XML के भी डिफरेंट स्टेटमेंट्स थी। जेसन और XML दोनों सेल्फ डिस्क्राइबिंग हैं, दोनों ही हिरार्कल हैं, और दोनों को ही पार्स किया जा सकता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनको यूज़ कर सकती हैं। दोनों ही हमारे पास फैच हो सकती हैं XML HTTP रिक्वेस्ट से। ये MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जेसन और XML को हम फैच कर सकते हैं। और जेसन जो होता है इसके अंदर एंड टैग नहीं होता, शॉर्टर होती है, क्विकर होती है, और यूज़ कर सकती है अरेज को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स आपने देखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, याद नहीं करना, जस्ट ट्रू फॉल्स के तौर पे आपने देखनी है। जेसन स्ट्रिंग को अगर हमने कन्वर्ट करना हो तो हम जेसन डॉट पार्स यूज़ करते हैं। ये MCQ है। अच्छा, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एक रेक्टेंगल ड्रा करें कैनवस के ऊपर, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक नॉर्मल जैसे आप HTML में P टैग बनाते हैं ना, इसी तरह आप एक कैनवस का टैग बनाएंगे। ठीक है, उसकी ID आप जो भी रख दें, फॉर एग्जांपल माई कैनवस, उसकी विड्थ आपने रखनी है और एक हाइट रखनी है। ठीक है, जब आपने ये रख लिया तो अब आपका कैनवस बन चुका है। अब आपने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। कैनवस में हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, तो अब आपने क्या करना है, इसको गेट एलिमेंट बाय ID करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय ID, जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID माई कैनवस, जो भी इसकी ID आपने रखी होगी, और एक वेरिएबल में आप इसको स्टोर कर लेंगे। अब जब आपने इसको वेरिएबल में स्टोर करना है ना, तो इसके ऊपर ड्राइंग करने के लिए आपको एक तो इसका कॉन्टेक्स्ट बनाना है कि 2D है, कौन सी ड्राइंग है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि कैन, यानी जहाँ पर ये हमारे पास एड्रेस इसका है वेरिएबल, इसका नाम लिखेंगे कैन डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D। ठीक है, गेट कॉन्टेक्स्ट आपने याद रखना, गेट कॉन्टेक्स्ट 2D, और इसको इस कॉन्टेक्स्ट को एक वेरिएबल में स्टोर रख लेंगे। फॉर एग्जांपल CTX एक वेरिएबल है, उसमें मैंने इसको स्टोर कर लिया। अब जो CTX में कॉन्टेक्स्ट मैंने स्टोर किया है ना, कॉन्टेक्स्ट को फिल स्टाइल में यहाँ पर सेट करूंगा कि वो किस कलर से फिल होना चाहिए। तो फिल स्टाइल में मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल एक कलर यहाँ पे कि इस कलर से ये फिल होगा। अब जब मैं करूंगा ना CTS डॉट फिल रेक्ट, और इसके अंदर मैं दूंगा X, यानी X कहाँ से शुरू होगा, Y कहाँ से शुरू होगा, और उसकी विड्थ हाइट कितनी होगी, फिर मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फिल स्टाइल होता है ये कलर बता रहा है, या ग्रेडियंट पैटर्न जो भी मैंने बनाना, और जो फिल रेक्ट फंक्शन है ना ये बता रहा है कि XY क्या है, उसका विड्थ क्या है और हाइट क्या है। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल कोई भी ड्रॉ कर सकते। तो अगर इकट्ठा कोड हमारे पास देखा जाए तो हमने एक कैनवस बनाया, कैनवस को हमने गेट एलिमेंट बाय ID करके एक वेरिएबल में स्टोर किया, उसका कॉन्टेक्स्ट बनाया, कॉन्टेक्स्ट बना के फिल स्टाइल, और फिल स्टाइल करके फिल रेक्ट, तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपने कोड देख लेना है। ठीक है, 276 पेज पर है हैंडआउट्स में। और ये SVG और कैनवस के जो रेफरेंसेज हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कैनवस रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होता है, इसकी इवेंट हैंडलर्स के लिए सपोर्ट नहीं होती, टेक्स्ट रेंडरिंग की भी पुअर कैपेबिलिटीज़ हैं। आप रिजल्टिंग इमेज को पंग या JPG स्टोर कर सकते हैं। वेल सूटेड होता है ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स के लिए। ठीक है, गेम्स के लिए मैंने पहले आपको बताया था कैनवस अच्छा रहता है, और पिक्सल्स के लिए भी अच्छा रहता है। उसके बाद SVG होता है रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है, इवेंट हैंडलर्स की सपोर्ट है इसके अंदर। एप्लीकेशन विद लार्ज रेंडरिंग एरियाज जैसे गूगल मैप्स, इनके लिए सपोर्टेड है। स्लो रेंडरिंग होती है, अगर कम्प्लेक्स एनीथिंग दैट यूजेस डॉम और लॉर्ड विल बी स्लो। ठीक है, तो इसके अंदर हम डॉम का इस्तेमाल करते हैं तो स्लो होती है ये। नॉट सूटेड फॉर गेम एप्लीकेशन, गेम एप्लीकेशन के लिए इसी वजह से सूटेड नहीं है क्योंकि ये स्लो है। तो ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट या रिस्पेक्टिवली SVG कैनवस की स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ। तो यहाँ पर हमारी ये सब्जेक्टिव पार्ट की वीडियो एंड होती है। इस वीडियो में मैंने सब्जेक्टिव पर फोकस किया है। अगर आपने MCQs प्रिपेयर करने हैं तो आपको MCQs के लिए सेपरेट वीडियो देखनी पड़ेगी, या हैंडआउट्स को एक बार एक नज़र देख लीजिएगा। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एक आई बॉलिंग कर लें हैंडआउट्स पर फॉर द MCQs। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो आपके सब्जेक्टिव में इंशाल्लाह कंप्लीट फुल बाय फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे हैंडआउट्स में वो सब्जेक्टिव में यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पेपर के बाद बताइएगा कि आपका पेपर इसमें से आया या नहीं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।